आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का अनसोल्व का सलूशन करने वाले हैं सेट नंबर 4। ठीक है, कोड हमारे पास है 347 KC है। यहाँ पर कौन सा है? 347 KC। देखिए, अगर आपने सेट 1 2 3 का सलूशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाना, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, उनको आप कवर कर लेना यहाँ पर। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका देखते हैं। यहाँ पर इसमें दिया है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 10 मोलरता HCl के 100 मिलीलीटर को, ठीक है, 100 मिलीलीटर को 10 मोलरता Na2CO3 के 75 मिलीलीटर के साथ मिलाया गया। परिणामी विलयन होगा, ठीक है, अम्लीय होगा, उदासीन होगा, ठीक है, क्षारीय होगा, उभयधर्मी होगा। कौन सा होगा यहाँ पर? तो बताइए। यहाँ पर देखिए, हम इसको सोल्व करके बता सकते हैं। तो देखिए, सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। पहले का है यहाँ पर, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार एग्जाम में आया है। यहाँ पर देखिए, पहले का देखिए, यहाँ पर पहले का इसका सोल्यूशन देखिए। यहाँ पर इसका देखिए किस टाइप से न्यूमेरिकल को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्टिव में आए तो इसी मेथड से करना, क्या पता 2026 में सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए। ठीक है, वैसे है सब्जेक्टिव वाला यहाँ पर। तो करिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको नॉर्मलता निकालनी आनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास पहला दिया है अम्ल, दिया HCl, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl दिया। यहाँ पर HCl, यहाँ पर क्या दिया यहाँ पर, यानी कि HCl दिया है। HCl क्या हमारे पास अम्ल है। यहाँ पर क्या है? अम्ल है यहाँ पर। ठीक है, अम्ल दिया है यहाँ पर एक। ठीक है, ये अम्ल है हमारे पास, क्या है? अम्ल है, राइट। अब देखिए इसकी क्या निकाल लेंगे यहाँ पर? नॉर्मलता निकाल लेंगे। की नॉर्मलता, की थोड़ा सा नीचे बढ़ा ले इसको, की नॉर्मलता, नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? नॉर्मलता वैसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। लेकिन यहाँ पर इसकी भी देखिए नॉर्मलता निकालेंगे, इसकी भी, सोडियम कार्बोनेट की भी नॉर्मलता निकालेंगे। तो N1 N2 से इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसको N2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। वैसे एक्चुअल में हमारे पास फॉर्मूला नॉर्मलता क्या होता है यहाँ पर बता देते हैं। देखिए नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नॉर्मलता इक्वल टू होता है फॉर्मूला हमारे पास मोलरता। एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको ध्यान रखिए, एन फैक्टर होता है। ये हमारे पास क्या होता है? नॉर्मलता का फैक्टर, एन फैक्टर होता है। नॉर्मलता का फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से फॉर्मूला होता है, नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता मल्टीप्लाई एन फैक्टर। अब देखिए नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है ये, तो हम इसको N1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो N1 यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं, N1 यहाँ पर लिख देते हैं। N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम मोलरता मल्टीप्लाई एन फैक्टर। ठीक है, फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर दिया HCl के लिए दिया, HCl के लिए क्या दिया? हमारे मोलरता दी है। मोलरता का मान कितना दिया है? 10। ठीक है, 10 दिया है। और क्या दिया यहाँ पर? आयतन दिया है। आयतन दिया यहाँ पर, आयतन इसको B1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। B1 का मान कितना दिया है? 100 मिलीलीटर दिया है यहाँ पर। ठीक है, 100 मिलीलीटर यहाँ पर, राइट, सही है। अब हमें चाहिए एन फैक्टर। देखिए एन फैक्टर किस टाइप से निकालते हैं? देखिए मान लीजिए हमारे पास HCl है, HCl किस में टूटता है? हमारे पास सबको मालूम है किस में टूटता है? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटता है। H किस में टूटता है? HCl किस में टूटता है? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटता है। अब एन फैक्टर किसका, एन का मान किस टाइप से निकालेंगे? यहाँ पर देखिए, चाहे आप नेगेटिव वाला साइन ले लीजिए, चाहे पॉजिटिव वाला ले लीजिए। यहाँ पर भी देखिए एक हमारे पास सिंबल है, एक प्लस है, यहाँ पर भी एक माइनस है, ओनली एक ही है। तो एन फैक्टर का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई उठा लीजिए आप यहाँ पर, चाहे पॉजिटिव वाला उठा लीजिए चाहे माइनस वाला, एक काउंट करना है। तो एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर, तो ओनली 1 हो जाएगा एन फैक्टर। इसका मान कितना? एन का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर दिए यहाँ पर। तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी? एन इक्वल टू, या मोलरता कितनी दी है यहाँ पर? 10 दी है। एन फैक्टर का मान हमारे पास कितना है? 1 है। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 आ जाएगा यहाँ पर। 10 आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पर HCl के मिलीमोलों की संख्या निकालेंगे यहाँ पर, तभी हम बता सकते हैं अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, अन्यथा नहीं बता सकते हैं। तो हम लिखेंगे HCl के मिलीमोलों की संख्या, दूसरा अपन लेते हैं, HCl के मिलीमोलों की संख्या, मिलीमोलों की संख्या, HCl के मिलीमोलों की संख्या, मिलीमोलों की संख्या निकालिए यहाँ पर। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? N1B1 होता है फॉर्मूला। ठीक है, N1 का मान देखिए हमें कितना दिया है? 10 दिया है। और B1 का मान देखिए ऊपर चलिए, B1 का मान हमें कितना दिया है? यहाँ पर 100 दिया है यहाँ पर। ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास इसका मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1000, यानी 1000 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, HCl के मिलीमोलों की संख्या कितनी आ गई? हमारे पास 1000 आ जाएगा। इसी टाइप से हम करेंगे किसमें? NO2CO3 में, सोडियम कार्बोनेट में करेंगे। तो हमारे पास क्या है? Na2CO3। ठीक है, NO2CO3 ये है। ये क्या होता है? हमारे पास क्षार होता है, सबको मालूम है। ठीक है, वो अम्ल होता है, क्षार होता है, क्षार। अब इसकी नॉर्मलता निकालें, की नॉर्मलता यहाँ पर, नॉर्मलता है, क्षार दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसकी नॉर्मलता निकालेंगे यहाँ पर, कि नॉर्मलता
नॉर्मलता, ठीक है, आपको डिटेल में बता रहे हैं यहाँ पर नॉर्मलता। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n2 से। n2 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, n2 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर m मल्टीप्लाई n फैक्टर हो जाएगा भाई, ठीक है, n फैक्टर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें चूंकि इसमें दिया है यहाँ पर Na2CO3 में यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर मोलरता कितनी दी है, यहाँ पर मोलरता का मान कितना दिया है 10 दिया है यहाँ पर। आयतन का मान कितना दिया है B2 का मान यहाँ पर कितना दिया है, B2 का मान दिया 75 मिलीलीटर यहाँ पर, B2 का मान दिया यहाँ पर 75 मिलीलीटर यहाँ पर, ठीक है, इतना दिया। सबसे पहले हमें चाहिए n फैक्टर, तो Na2CO3 का n फैक्टर निकाल लीजिए, Na2 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का n फैक्टर जो कि किस में टूटता है हमारे पास, देखिए 2Na पॉजिटिव में टूटेगा, 2Na पॉजिटिव में, और किस में टूटता है हमारे पास कार्बोनेट है यानी कि CO3, इस पर कितने होते हैं -2 माइनस होता है चार्ज यहाँ पर, मालूम होगा। अब देखिए n फैक्टर, देखिए एक बात समझ लीजिए यहाँ पर, इसके जस्ट क्या लिखा हुआ 2, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी प्लस में यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक पॉजिटिव मत समझना यहाँ पर, इसके जस्ट क्या लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है, और 2 की इसके साथ भी मल्टीप्लाई होती है आवेश के साथ यहाँ पर, तो क्या है हमारे पास 2 प्लस यहाँ पर है, 2 प्लस यहाँ पर है और 2 नेगेटिव यहाँ पर है, तो कोई चाहे उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए चाहे इसको उठा लीजिए, कोई उठा लीजिए, तो n का मान हमारे पास n फैक्टर का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर, आ गया। तो यहाँ पर पुट कीजिए यहाँ पर, तो n2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, n2 का मान आ जाएगा हमारे पास मोलरता मल्टीप्लाई n फैक्टर, मोलरता का मान दिया है 10, n फैक्टर का मान दिया है 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 20 हो जाएगा, हो गया। n2 का मान इतना, वही काम करना है। अब मिली मोलों की संख्या निकाल लीजिए यहाँ पर, अब लिखेंगे Na2 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के, ठीक है, के मिली, नीचे बढ़ाते हैं, के मिली मोलों की संख्या लें, के, ठीक है, HCl के मिली यहाँ पर लिखिए, मिली मोलों की संख्या यहाँ पर क्या लिख दिया, HCl के मोलों मिली लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख देंगे मिली मोलों की संख्या यहाँ पर है, मिली लिख दिए, मिली, इसको काट दिए यहाँ पर, मिली मोलों की संख्या यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए मिली मोलों की संख्या, ठीक है, मिली मोलों की संख्या, तो क्या हो जाएगी इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास N2B2 हो जाएगा यहाँ पर, N2B2, तो पुट कीजिए बराबर, N2 का मान हमें कितना हमारे पास है, N2 का मान है 20, B2 का मान हमारे पास कितना है 75 है यहाँ पर, क्या है 75 है, B2 का मान कितना है 75 है यहाँ पर, ठीक है, 75 हो जाएगा, 75 दूना 150 यानी कि 150, और यहाँ पर 1500 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, चूंकि हमने यहाँ पर HCl के मिली मोलों की संख्या कितनी निकाली 1000 आई यहाँ पर, अब यहाँ पर Na2CO3 के मिली मोलों की संख्या कितनी आई 1500 आई, तो इन दोनों में से बड़ा 1000 बड़ा होता है कि 1500 बड़ा होता है, ये बताइए यहाँ पर कौन सा बड़ा होता है, 1500 बड़ा होता है, ठीक है, 1500 1000 से क्या होता है ग्रेटर है 1000 से यहाँ पर, ठीक है, इस 1000 से क्या है बड़ा है यहाँ पर, जो बड़ा होता है वही हो जाता है हमारे पास 1000, मतलब ये क्या है हमारे पास 1500 बड़ा है, तो 1500 किसका आया हमारे पास मिली मोलों से, आई किसकी Na2CO3 की आई, इसकी आई, तो क्या है क्षार है, तो हमारे पास परिणामी विलयन क्या होगा क्षारी होगा यहाँ पर, परिणामी विलयन क्या होगा क्षारी होगा, तो लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि बिलियन में क्षार है, Na2CO3 क्या था, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट क्या होता है क्षार होता है, क्षार के मिली, सब्जेक्टिव में आए पूरा करना डिटेल में समझाया यहाँ पर, के मिली मोलों की संख्या अधिक है, बिलियन में क्षार Na2CO3 के मिली मोलों की संख्या, मिली मोलों की संख्या क्या है अधिक है, ठीक है, अधिक है HCl से, अधिक है HCl से, ठीक है, HCl में है यहाँ पर, HCl से क्या है अधिक है HCl से, तो हमारे अतः परिणामी विलयन क्षारी होगा, अतः लिख देंगे अतः परिणामी विलयन क्षारी होगा, परिणामी विलयन क्षारी होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी टाइप से करना है, पूरा आएगा 2-3 नंबर का आ सकता है यहाँ पर, तो परिणामी विलयन क्या होगा हमारे पास क्षारी होगा यहाँ पर, इसी टाइप से करते हैं कि जब कोई भी क्वेश्चन आ जाए यही मेथड लगाना आपका हो जाएगा काम, ठीक है। तो हमारे पास परिणामी विलयन क्या होगा क्षारी होगा यहाँ पर, ठीक है, परिणामी विलयन क्या होगा क्षारी होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर। कोई कठिन क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बस इतना आपको करना है यहाँ पर,
ठीक है, हर चीज़ आप देखिए नॉर्मलता इस टाइप से निकालते हैं। जब मोलरता दी गई हो, पूछा जाए तो नॉर्मलता आप यहाँ पर निकालना सीख गए हैं, यहाँ पर एन फैक्टर भी निकालना सीख गए हैं, मिली मोलों की संख्या भी निकालना सीख गए। कितनी चीज़ें सीख गए? 3 से 4 चीज़ आप यहाँ पर सीख गए हैं निकालना यहाँ पर। बस हो गया काम यहाँ पर। इसलिए क्वेश्चन ने डिटेल में लिखवाया आपको, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉपर 2+। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक हमें दिया है 29 में। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्लास 11th का है, यहाँ पर आपने सीखा होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत निकाले होंगे क्लास 11th में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? खा में दिया यहाँ पर कॉपर दिया है, कॉपर 2+ में यहाँ पर कॉपर 2+ दिया है। इस पर हमें क्या निकालना है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। इसका परमाणु क्रमांक हमें 29 दिया है यहाँ पर। ठीक है, परमाणु क्रमांक 29 दिया है यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कॉपर का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस टाइप से करते हैं? देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए यहाँ पर। देखिए 24 29 का क्रोमियम और कॉपर का ये अपवाद होते हैं, इसलिए बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। क्या होते हैं? अपवाद होते हैं यहाँ पर। तो देखिए कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारे पास? Z= 29 होता है, सबको मालूम करिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 यहाँ पर। ठीक है, इसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। पी में कितने आ सकते हैं? अधिकतम मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। ठीक है, यस पी डी में कितने आ सकते हैं? अधिकतम 10 आ सकते हैं। एफ में कितने आ सकते हैं? 14 आ सकते हैं। ठीक है, मालूम है, सब बेसिक बातें मालूम है, सब पढ़ा पीछे बता चुके हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा यहाँ पर। फिर हमारे पास देखिए यहाँ पर 3d लिखे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3d लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4s लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले अपवाद का देखिए किस ट्रिक से अपवाद है यहाँ पर। कॉपर 29 और 24 का ध्यान रखना है यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए कितना 29 है, तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 हो जाएगा यहाँ पर। 20 और 9 29 हो जाएगा। इस टाइप से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 20 और 9 29। लेकिन ये क्या होता है? ध्यान रखना, कॉपर क्या होता है? अपवाद होता है। अपवाद होता है तो मतलब क्या होता है? ये बाह्यतम कक्षा, इससे इलेक्ट्रॉन एक मतलब यहाँ से 2 से 1 कम हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। इसीलिए करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस टाइप से यहाँ पर। तो इस टाइप से पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसलिए ध्यान रखना ये अपवाद होता है यहाँ पर। ठीक है, वरना जिंक का होता है, जिंक का होता है इसी टाइप से करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई भी एलिमेंट होता है हमारे पास इस टाइप से करते हैं। डी ब्लॉक का यहाँ पर इस टाइप से करते हैं। यहाँ पर 3d 10 हो जाएगा, यहाँ पर 4s 1 हो जाएगा, तब भी हमारे पास क्या है? 29 ही है। देखिए 2 4 6 10 12 6 18 18 1 19 19 10 29 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास क्या है? कॉपर 2+ है यहाँ पर, 2+ है यहाँ पर, 2+ का मतलब क्या होता है यहाँ पर? देखिए इसको 1s2 लिख लीजिए यहाँ पर, 2s2 2p6 कामा लगाते रहना, 3s2 3p6 यहाँ पर। अब देखिए 2 घटा दें, 2+ का मतलब क्या होता है? 2 घटा देना यहाँ पर। बाह्यतम देखिए इससे 1 चला जाएगा, इससे 1 चला जाएगा यहाँ पर। 3d यहाँ पर कितना बचेगा? 3d 9 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 4s 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। तो हमारे पास कितना आ गया? 3d 9 आ गया यहाँ पर। क्या आ गया? 3d 9 यहाँ पर। ठीक है, अब डी कक्षक में हमारे पास डी है यहाँ पर, डी उपकोष है यहाँ पर। कक्षक कितने होते हैं? ऑर्बिटल कितने होते हैं? डी उपकोष में ऑर्बिटल कितने होते हैं यहाँ पर? कितने होते हैं? 5 होते हैं, मालूम है, बता चुके हैं पीछे यहाँ पर। तो 5 बना दीजिए यहाँ पर, 5 डिब्बे बना दीजिए एक प्रकार का यहाँ पर। ठीक है, बना दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 हो गए यहाँ पर। क्या हमारे पास? 3d 9 के लिए बना दिया यहाँ पर। ठीक है, कक्षा बना दिया 3d 9 के लिए यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन भरिए यहाँ पर, कितने? 9 है यहाँ पर। देखिए हुंड के नियम से भरिए, पहले घड़ी की दिशा में, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में यहाँ पर। पहले सीधा इलेक्ट्रॉन, फिर उल्टा इलेक्ट्रॉन, एक प्रकार का। ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर उल्टा भर दीजिए 6 7 8 9। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मतलब जो युग्म में नहीं है, कितने युग्म में नहीं है? 1 नहीं है युग्म में, अब सब युग्म में है यहाँ पर, युग्म में यहाँ पर। अगर युग्मित पूछता है इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 हो जाता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? अयुग्मित गेस कीजिए, अयुग्मित। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो लिख देंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हमारे पास हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप से करते हैं। कठिन होता पेपर का केमिस्ट्री कुछ नहीं होता, थोड़ा सा आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, सब हो जाता है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर। हाँ, एक दो क्वेश्चन अटपटे आ जाते हैं, सब थोड़ी ना होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1 हो जाएगी यहाँ पर। फिर देखिए बिलियन में कुल कितने आयन होंगे? देखिए आयन निकालने की ट्रिक देखिए यहाँ पर। देखिए जब हमारे पास क्या दिया? एक हमारे पास इसको दिया, क्या दिया? CO। ठीक है, एक उपशाखा जो यौगिक दिया, संकुल यौगिक दिया। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया CO, NH3 का क्या दिया? होल 5 दिया है। ठीक है, और क्या दिया यहाँ पर? Cl दिया है। ठीक है, इसके बाहर क्या दिया? Cl2 दिया है। इतना हमें यहाँ पर
दिया है यहाँ पर, ठीक है। इतना क्या है हमें दे दिया यहाँ पर। इसमें हमें कितने आयन होंगे ये निकालना है। तो देखिए इसको तोड़िए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे यहाँ पर आयन में। देखिए यहाँ पर क्या Cl2 है, Cl पर हम जानते हैं क्या होता है, एक माइनस होता है, सबको मालूम है। इस पर तो हम बता नहीं थे, लेकिन इस पर तो माइनस होता है। क्लोरीन पर कितना होता है, एक माइनस होता है, सबको मालूम है। क्लोरीन होता है, यहाँ पर हेलोजन ग्रुप होता है, उन पर क्या होता है, एक निगेटिव होता है। फ्लोरीन का कितना होता है, एक निगेटिव होता है। ब्रोमीन पर कितना होता है, एक निगेटिव होता है। आयोडीन पर कितना होता है, एक निगेटिव होता है, सबको मालूम है यहाँ पर, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमोनी पर सब क्या होता है, एक एक निगेटिव होता है। तो क्लोरीन हमारे पास एक निगेटिव इस पर हो जाएगा, ठीक है, एक निगेटिव हो जाएगा। चाहे यहाँ पर आगे लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन है कितने, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। फिर इस टाइप से इसमें बताया था, यहाँ पर 2 कहाँ आ जाता, आगे आ जाता। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 2Cl नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर आवेश बताइए कितना है, यहाँ पर बैलेंसी कितनी है, आवेश कितना है, जस्ट 2 की इसके मल्टीप्लाई होगी। तो क्या है यहाँ पर 2 नेगेटिव है, यहाँ पर ध्यान रखना कितना है यहाँ पर 2 नेगेटिव है। हमने बताया था इसमें इसके जस्ट इसमें भी मल्टीप्लाई हो तो क्या है 2 नेगेटिव है, जस्ट अपोजिट इस पर लिख दीजिए। यहाँ पर ये 2 माइनस है तो इस पर 2 प्लस आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज करिए यहाँ पर, CONH3 का होल 5 Cl हो जाएगा यहाँ पर। जस्ट 2 है, जस्ट इसके अपोजिट 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फाइंड क्या करना है, यहाँ पर कितने आयन होंगे, यहाँ पर आयन फाइंड करना है। देखिए इसके आगे यहाँ पर 2, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 होगा, यहाँ पर 1 अणु होगा, इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं तो 1 अणु होगा, यहाँ पर 2 है। और आयन कितने हैं यहाँ पर, जस्ट इसकी 2 की मल्टी तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 3 आयन यहाँ पर हैं, कितने होंगे हमारे पास, 3 आयन हमारे पास होंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 आयन होंगे यहाँ पर, ठीक है। कितने होंगे, 3 आयन, ठीक है। यहाँ पर कितने होंगे, 3 आयन होंगे। क्या होगा, 3 होगा यहाँ पर, चाहे इसके लिए आगे लिए 2 और 1 3, 2 + 1 = कितना होगा, 3 आ गया यहाँ पर। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इस टाइप से इन क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। तो ये 3 दिया है यहाँ पर, ये दिया है 3 यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या है, इसके कुल कितने होंगे, 3 हो गए यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। जो फैलिंग विलयन होता है, ठीक है, CEO, ठीक है, उसे अपचयित नहीं करता है। सबको मालूम है एसिटिक अम्ल होता है, यहाँ पर लिखा हुआ, यही लिखा हुआ एसिटिक अम्ल CH3COOH क्या होता है हमारे पास, एसिटिक अम्ल होता है यहाँ पर, ठीक है। अपचयित नहीं करता, जो फैलिंग विलयन होता है इसको अपचयित नहीं करता है। फिर देखिए सूत्र C4H11 से कितने प्राथमिक एमीन संभव है, जो कितने प्राथमिक एमीन बनेंगे, तो 4 बनेंगे यहाँ पर, ठीक। कितने संभव है, 4 होंगे यहाँ पर। कितने होंगे, 4 यहाँ पर, ठीक है, 4 यहाँ पर आप ध्यान रखना यहाँ पर। फिर देखिए किस विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग होता है, पढ़ाया था विटामिन में, विटामिन C की कमी से होता है। किससे होता है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है यहाँ पर, ठीक है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है यहाँ पर। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर, फिर देखिए इसी में दिया है क्वथनांक उन्नयन एवं मोललता में क्या संबंध है, क्या संबंध है, 2 नंबर का। देखिए इसको स्थापित करते हैं, क्वथनांक उन्नयन एवं मोललता में क्या संबंध है। देखिए निकालते हैं, दूसरे का है यहाँ पर, आ जाएगा वैसे दूसरे का है हमारे पास, दूसरे का है यहाँ पर, ठीक है। दूसरे का में देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड करना है यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन एवं मोललता में क्या संबंध। चूँकि हम लिखे यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर लिखिए, चूँकि हम जानते हैं कि, या बी नो देट, ठीक है, बी नो देट क्या है, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं यहाँ पर हम, हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, मोललता के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। चूंकि हम जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीवी क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है यहाँ पर। क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, मोललता के, किसके होता है, मोललता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर। ये आपको बात ध्यान रखनी है, यहाँ रखेंगे ध्यान, आराम से हो जाएगा। अब देखिए जब प्रोपोर्शनल का अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, आता है कोष्टेंट आता है। तो देखिए डेल्टा टीवी क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा टीवी इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, कोष्टेंट हम क्या ले लेंगे, के भी ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे, के भी क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। एम क्या होता है, मोललता होती है। स्मॉल एम इसलिए छोटे एम से लिखते हैं मोलता, इसलिए लिखा है यहाँ पर, इंटू एम, समीकरण 1 डाल दीजिए। इतना समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर, ये आपको मालूम होना चाहिए नोट पॉइंट। क्या नोट पॉइंट मालूम होना चाहिए, क्वथनांक में उन्नयन मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। याद कर लेना, याद करने वाली बात है, उनको याद करते रहना, ठीक है। इसको अब देखिए अनुक्रमानुपाती का साइन हटा दें तो कोष्टेंट आता है, इसको के भी ले लिया, इंटू इसको डाल दिया हमने समीकरण 1 यहाँ पर, ठीक है, बस हो गया। अब हम जानते हैं यहाँ पर, क्या जानते हैं यहाँ पर, चाहे मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए, माना लिख देंगे, क्या लिख देंगे, माना, ठीक है, विलेय तथा विलायक का भार मान लेंगे, ठीक है। चूँकि हमारे पास जब फार्मूला लगाएंगे, मोललता का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो उसमें किलोग्राम में आता है, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मान लीजिए जैसे कि आपको याद रहेगा, माना विलेय
माना विलेय, ठीक है, माना विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक का भार, विलेय क्या होता है, कम होता है, विलायक क्या होता है, ज़्यादा होता है, मालूम है। माना विलेय तथा विलायक के भार विलेय का भार स्मॉल डब्लू, मान स्मॉल डब्लू ग्राम है यहाँ पर, मान लिया विलेय का भार स्मॉल डब्लू, ठीक है। और यहाँ पर और तथा विलायक का भार कैपिटल डब्लू, कैपिटल विलायक क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसको डब्लू ग्राम मान लिया यहाँ पर, ठीक है। इतना हमने मान लिया यहाँ पर, ठीक है। और मान लीजिए चाहे विलेय का अणुभार मान लीजिए यहाँ पर, विलेय का अणुभार क्या मान लेंगे यहाँ पर, यम मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन माना विलेय तथा विलायक के भार डब्लू ग्राम, स्मॉल डब्लू ग्राम तथा कैपिटल डब्लू ग्राम है, लिख लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। और क्या मान लेंगे, चाहे अणुभार में तथा लिख दीजिए तथा विलेय का अणुभार के स्मॉल में तथा और लिखिए और विलेय दिख रहा है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोलर मास, यम है। इतना आपको माना में लिख देना है। माना विलेय तथा विलायक का भार स्मॉल डब्लू ग्राम, कैपिटल डब्लू ग्राम, और विलेय का अणुभार यम होता है, क्योंकि भार क्या होता है, ग्राम में होते हैं, सबको मालूम है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मोललता का फॉर्मूला। चूँकि हमारे पास मोललता का फॉर्मूला है, इसलिए यहाँ पर मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एम से लिखते हैं यहाँ पर। विलेय के मोल, ठीक है, विलेय के मोल होते हैं, सब परिभाषा पढ़ा चुके हैं, पीछे वाले सेट हैं, विलेय के मोल, ठीक है, विलेय के मोल डिवाइडेड बाई, इसको ऊपर बढ़ाइए थोड़ा सा, विलेय के मोल, ठीक है, अब सही है, विलेय के मोल डिवाइडेड बाई विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किस में होता है, इन किलोग्राम में, किस में होता है, किलो में होता है, यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखिए मोललता मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, विलेय का भार, ठीक है, अणुभार हो जाएगा यहाँ पर, विलेय का अणुभार हो जाएगा, विलेय का तो विलेय का लेंगे, डिवाइडेड बाई इसके लेंगे, विलायक का भार हमने क्या माना, कैपिटल डब्लू माना यहाँ पर, लेकिन ये ग्राम में होता है यहाँ पर, बट यहाँ पर विलायक का भार हमारे पास कितना दिया है, किसमें, किलोग्राम में दिया है। विलायक का भार किसमें दिया है, किलोग्राम में दिया है। अब हम किलोग्राम में, मतलब ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। जब बड़ी यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, भाग करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो हमारे पास कैपिटल डब्लू, विलेय का भाग कैपिटल डब्लू माना, इसको किलोग्राम में होता है तो 1000 से भाग करते हैं। जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो यही काम करते हैं, यहाँ पर कर चुके हैं सोल्व, मोललता वाला 1000 से भाग कर दिया यहाँ पर। तब देखिए इस पेज पर, अब यहाँ पर करते हैं, यहीं पर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल यम बराबर, इसको लिख सकते हैं स्मॉल डब्लू डिवाइडेड बाई यम मल्टीप्लाई, समझ रहे हैं कि नहीं आप। इसको 1000 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, कैपिटल डब्लू कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर। इतना समझे कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। विलायक का भार इन किलोग्राम में होता है, ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो विलायक का भार हमने कैपिटल डब्लू माना था, इसको 1000 से भाग रहे हैं क्योंकि हमारे पास, ठीक है, एक ग्राम में भार माना है ना, एक ग्राम में लिखा हुआ है, इसलिए किलोग्राम में 1000 से भाग किया यहाँ पर, क्योंकि हमें फार्मूला सिद्ध करना है, इसलिए 1000 से भाग किया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास इस यम का मान इतना आ गया यहाँ पर। अब यम का मान ये आया हमारे पास, यम का मान यानी कि मोललता का मान हमारे पास इतना आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब लिखेंगे यम का मान समीकरण, ये यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब लिखेंगे यम का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर यम का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर यहाँ पर रख दीजिए डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, के बी ज्यों का 3 लिखिए यहाँ पर। इसका मान कितना है हमारे पास, स्मॉल डब्लू डिवाइड बाई यम मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, यही तो डिवाइड बाई कैपिटल डब्लू, इसको सही से लिख दीजिए यहाँ पर। तो डेल्टा टी बी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ चुका है यहाँ पर, सारे न्यूमेरिकल इसमें है, अभी देखेंगे, चेक करेंगे यहाँ पर। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल्टा टी मल्टीप्लाई 1000 स्मॉल डब्लू यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई के बी, ये फार्मूला इस टाइप से याद करना, यम गुणा कैपिटल डब्लू, ये फार्मूला हमने इस टाइप से याद किया था।
डेल्टा टी वी बराबर क्या होता है 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाई के वी डिवाइड बाई एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ये फार्मूला हमारे पास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पिछले वाले सेट पे इससे सोल्व कर चुके हैं, आता है यहाँ पर, यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पर, मतलब यही हमें संबंध रिलेशन बताना था, यहाँ पर हमें करना होगा। हो गया क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत। डेल्टा टी वी इक्वल टू क्या है 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाई के वी डिवाइड एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू हो गया यहाँ पर, ठीक है। इस फार्मूले को आपको सिर्फ अप्लाई करना है मोललता का फार्मूला। मोललता का फार्मूला हमारे पास क्या होता है विलेय के मोल डिवाइडेड विलायक का भार इन किलोग्राम में। देखिए विलेय का मोल हमने क्या ले लिया यहाँ पर, मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार होता है, चाहे यहाँ पर एक अणुभार कैपिटल एम मान लीजिए, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर कैपिटल एम मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आपको एक जैसे दो लग रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो यहाँ पर कैपिटल एम मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल एम मान लिया हमने, कैपिटल एम, अब नहीं कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर, तो कैपिटल एम यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर विलेय का अणुभार क्या मान लिया हमने, कैपिटल एम मान लिया यहाँ पर, ठीक है। विलेय का अणुभार मोललता है, विलेय का अणुभार कैपिटल एम मान लिया हमने, बस हो गया, कैपिटल एम लिख लीजिए यहाँ पर, बस इतना आपको करना है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बस ये इसको ध्यान रखना है, नोटबुक को बस कैलकुलेशन कर लेने हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, इस टाइप से फाइंड हो जाएगा। फार्मूला ध्यान रखना है, इसी पर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, आराम से हो गया, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है HgCl2 तथा SnCl4 जलीय विलयन में साथ साथ नहीं रह सकते, क्यों? ठीक है, क्योंकि आपस में क्या लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। SnCl2 से SnCl4 में क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, इससे HgCl2 है यहाँ पर, इसमें क्या हो जाता है हमारे पास, अपचयन हो जाता है, मतलब HgCl2 से क्या बन जाता है Hg2Cl2 बन जाता है हमारे पास, Hg2Cl2 बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है हमारे पास, इसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, इसमें स्टेनस क्लोराइड में, इसमें क्या होता है अपचयन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, HgCl2 का मर्क्यूरी क्लोराइड जाएगा यहाँ पर, इसका नाम क्या होता है स्टेनस क्लोराइड होता है यहाँ पर। देखिए इसका कारण भी लिखा है हमने, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है HgCl2 तो SnCl2 जलीय विलयन में साथ साथ नहीं रह सकते, क्योंकि एक आपस में क्या कर लेते हैं, दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें SnCl2 तथा NCl4 में क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता था। HgCl2 का Hg2Cl2 में क्या हो जाता है, अपचयन होता है यहाँ पर, यही आपको कारण लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास क्या HgCl2 है यहाँ पर, इसमें क्या जाता है HgCl2 से, ठीक है, Hg2 यहाँ से यहाँ तक क्या, इसमें क्या जाता है हमारे पास अपचयन हो जाता है, इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है SnCl2 से SnCl4 हो जाता है हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके नाम भी लिख लिया हमने, मर्क्यूरी क्लोराइड हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा स्टेनस क्लोराइड हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा मर्क्यूरी क्लोराइड, इसका नाम क्या स्टेनिक क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नोट लीजिए, 2 नंबर का आपको ना ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है, नोट कीजिए। उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि CONH3 का होल 5 Cl तथा CONH3 का होल 5 SO4 आयनीकरण समावयवी है यहाँ पर, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर लिखेंगे CONH3 का होल 4 ClSO4 तथा CONH3 का होल 4 SO4 का अणुसूत्र समान है, परंतु आयनन पर ये अलग अलग आयन उत्पन्न करते हैं। जब इसको आयन में तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, अलग अलग आयन उत्पन्न करते हैं, जिस टाइप से ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से इसको क्वेश्चन तोड़ा था यहाँ पर, ठीक है। कितने आयन उत्पन्न हो गए यहाँ पर, आयन उत्पन्न करते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि ये दोनों यौगिक आयन समावयवी है यहाँ पर। देखिए इसको जब हमने आयन में तोड़ा यहाँ पर, ठीक है, इसको तोड़ा यहाँ पर, उसी टाइप से इस पर क्या होता है 2 माइनस होता है, इस पर डायरेक्टली क्या आएगा 2 पॉजिटिव आ जाएगा भाई, यहाँ पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसी को देखिए, इस पर Cl एक नेगेटिव होता है, जस्ट इस पर एक पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर, अपोजिट हो जाता है, बस ध्यान रखना। इस पर नेगेटिव होता है, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इसको आपको मालूम है इस पर कितना होता है चार्ज, कितना होता है वैलेंसी, इस ऊपर कितनी वैलेंसी होती है -2 होती है, इस पर कितनी होती है हाइड्रोजन आपको बता चुके हैं -1 होती है, इस पर -2 होती है, जस्ट इस पर पॉजिटिव 2 आ जाएगा, इस पर -1 जस्ट इस पर आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या कर रहे हैं हमारे पास अलग अलग आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उत्पन्न करते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि ये दोनों यौगिक क्या है आयन समावयवी है। जहाँ हमारे पास अलग अलग आयन मिल जाएंगे तो हम सिद्ध कर देंगे यहाँ पर, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हमारे पास यौगिक यहाँ पर कंपाउंड आयन समावयवी है यहाँ पर, ठीक है। हो गया यहाँ पर, इस टाइप से आपको 2 नंबर में आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, हो गया 2 नंबर का यहाँ पर, नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब देखिए नेक्स्ट दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन आई थी यहाँ पर, ठीक है, क्या आगे बहुत ही सिंपल आई थी। देखिए दिया एथिल ब्रोमाइड दिया है यहाँ पर, KOH यानी कि जलीय KOH दे दिया यहाँ पर एक ही जगह पर क्या बनेगा, देखिए हमने बताया था यहाँ से K निकल जाएगा, यहाँ से Br निकल जाएगा, KBr निकल जाएगा यहाँ पर, बचा क्या OH इसमें चिपका दीजिए। कितनी सिंपल थी रिएक्शन, 1 नंबर में लिख गया था यहाँ पर, 2 नंबर की थी, 1 नंबर इसका 1 नंबर इसका। फिर देखिए K2Cr2O7 यहाँ पर, K2Cr2O7 है और प्लस का H2SO4 यहाँ पर, इसकी उपस्थिति में यहाँ पर, ठीक है, कराएंगे क्रिया यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, देखिए एल्कोहल से जब इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, पीछे करवा चुके हैं, तो क्या बनता है कोई अम्ल बन जाता है, एस्टिक अम्ल बन जाएगा। जितना यहाँ पर 1 कार्बन मतलब कि 2 कार्बन वाला है यहाँ पर, तो 2 कार्बन वाला क्या बन जाएगा हमारे पास अम्ल बन जाएगा यहाँ, ठीक है, क्या बन जाएगा अम्ल बन जाएगा, पीछे बता चुके हैं यहाँ पर, पीछे हम बता चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, हमारे पास घा वाला है। देखिए घा यहाँ पर क्या है, घा क्या दिया यहाँ पर हमारे पास C2 घा की घा यहाँ पर तो C2H5 ठीक है, एथिल ब्रोमाइड इसका नाम है। और हमारे पास क्या है, इसके ऊपर हमारे पास जस्ट क्या लिखा हुआ है, KOH यानी जली KOH है हमारे पास, एक इस तरह से जली KOH है हमारे पास। तो यहाँ से देखिए K और यहाँ से Br निकल जाएगा, KBr यहाँ पर निकल जाएगा, बचा क्या हमारे पास OH बचा और C2H5 बचा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक ही जगह पर C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ए मिल गया हमें, उत्पाद ए मिल गया। फिर इसी की क्रिया हम किसकी उपस्थिति में करा देंगे, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7 की उपस्थिति में। तो इसमें लिखा ही है यहाँ पर, सबसे पहले लिखा ही है यहाँ पर सामने यहाँ पर, ठीक है, और नहीं K2 ठीक है, K2 पोटेशियम K2Cr2O7 प्लस का अम्ल यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर अम्ल की उपस्थिति में H2SO4 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अम्ल। देखिए हमारे पास एल्कोहल कितना है हमारे पास, जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं यहाँ पर, ऑक्सीडेशन भी लिख लीजिए यहाँ पर, जब ऑक्सीडेशन कराते हैं यहाँ पर, ठीक है, या ऑक्सीडेशन कराते हैं जितना कार्बन कितना है, दो कार्बन वाला अम्ल बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस का अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं, पीछे करवा चुके हैं रिएक्शन है, तो दो कार्बन वाला क्या बन जाता है हमारे पास, एसिड बन जाता है। तो क्या होता है, दो कार्बन वाला अम्ल क्या होता है हमारे पास, ठीक है, फार्मिक अम्ल भी नहीं होता यहाँ पर, एस्टिक अम्ल होता है यहाँ पर। क्या होता है, एस्टिक अम्ल, इसमें दो कार्बन होता है, CH3COOH, यहाँ पर दो कार्बन है यहाँ पर, एक दो बस मिलके दो नंबर यहाँ, इतना आपको करना था। ये क्या प्रोडक्ट बी बन गया, इसका नाम क्या होता है, एस्टिक अम्ल होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। चाहे इसको ना लिखना है एग्जाम में, चूंकि इसमें नहीं लिखा है तो मत लिखिए यहाँ पर, डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, बस वैसे ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, ध्यान रखना। ठीक है, हो गया यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था यहाँ पर बस। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का में दिया 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुलिए। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। ठीक है, और दिया है जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक हमारे पास 0.52 केल्विन किलो मोल इनवर्स है। यहाँ पर देखिए फार्मूला हमने यहाँ पर सिद्ध करा है, उसी पर निमोर्क लगाया। डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाई केवी डिवाइड बाई एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फार्मूला बताया था, कितना इंपॉर्टेंट है इसी को, इसीलिए फार्मूला इसको तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, हर साल इस पर क्वेश्चन आता है किसी न किसी सेट में यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तीसरे का में देखिए यहाँ पर तीसरे का में इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं। देखिए तीसरे का इसमें हमें क्या दिया है, सबसे पहले लिखिए दिया है। ठीक है, दिया है कि क्या दिया है यहाँ पर, देखिए दिया है कि क्या दिया है यहाँ पर दिया है कि दिया यहाँ पर 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुलिए। तो यहाँ पर विलेय हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर विलेय यूरिया है, यहाँ पर किस में घुली है, जल में घुली है। क्या होता है, विलायक होता है। ठीक है, जल हमेशा क्या होता है, विलायक होगा। जो चीज़ घुलती है, ठीक है, वो क्या होती है, विलेय होती है। जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है, विलायक होता है। तो यूरिया क्या है, विलेय है, और जल क्या हमारे पास विलायक है। मालूम होना चाहिए। दूसरी ट्रिक ध्यान रखना, जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा, जो ज़्यादा मात्रा में होगा विलायक होगा यहाँ पर। ठीक है, जल देखिए यहाँ पर क्या है, 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुलिए। देखिए ये यूरिया क्या है 200, मतलब जल क्या है 200 ग्राम जल, यूरिया कितनी है हमारे पास 6 ग्राम। तो कौन सा हमारे पास इसमें 200 है, तो ये किसका हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, विलेय का भार हो जाएगा। ट्रिक ध्यान रखना, जो जिसका ज़्यादा मतलब कि भार लिखा होगा वो क्या होगा हमारे पास विलायक होगा, जो कम लिखा होगा वो क्या होगा, विलेय होगा। ठीक है, इस ट्रिक को आप अपनाना एग्जाम में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, पहचानने में दिक्कत होती है विलेय विलायक, तो इसी ट्रिक को आपको एग्जाम में अपनाना है। तो ये स्मॉल डब्ल्यू कौन दिया, विलेय का भार। विलेय का भार हमें कितना दिया यहाँ पर, विलेय का भार मतलब कम दिया तो छोटे से लिखेंगे, जो अधिक दिया उसको कैपिटल से लिखेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। कितना दिया, 6 ग्राम है यहाँ पर, 6 ग्राम यहाँ पर 6 ग्राम। यूरिया का भार कितना दिया, 6 ग्राम है यहाँ पर। अब देखिए जल का भार यानी कि विलायक का भार कितना दिया, 200 ग्राम यहाँ पर है। ठीक है, 200 यानी कि कैपिटल डब्ल्यू का कितना दिया, 200 ग्राम है यहाँ पर। और क्या दिया यहाँ पर हमें, क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। किसमें क्या करना है, क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, यानी डेल्टा टीवी का मान हमें फाइंड करना है। किसका मान निकलना है, डेल्टा टीवी, इसका मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, डेल्टा टीवी का मान निकलना है यहाँ। और यहाँ पर दिया है जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक केवी का मान यहाँ पर, यानी कि केवी का मान हमें कितना दिया है, केवी इक्वल टू दिया है 0.52 केल्विन। ठीक, किलो मोल इनवर्स इतना ही दिया यहाँ पर, राइट। अब देखिए हमें चूंकि ये फार्मूला पे देखिए, फार्मूला लिखिए यहाँ पर पहले। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला भी बताया था, 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाई केवी
डिवाइड बाई यम गुणा कैपिटल डब्लू, यम गुणा कैपिटल डब्लू। ठीक है, ये यम क्या होता है, विलेय का भार होता है। यम क्या होता है, लिखवाया था विलेय का भार होता है यम यहाँ पर। ठीक है, लिखवाया था यहाँ पर किसका भार होता है, विलेय का भार होता है। तो विलेय इसमें कौन सा है, यहाँ पर यूरिया दी है, यहाँ पर विलेय लिखा हुआ यूरिया, यहाँ पर 6 ग्राम यूरिया यहाँ पर, तो ये क्या है, विलेय है। तो विलेय का अणुभार निकाल लीजिए यहाँ पर, जिसे मोलर मास इंग्लिश में कहते हैं। ये यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 का अणुभार, अणुभार, ठीक है, अणुभार यहाँ पर बराबर नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या होती है। परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, तो 2 1 2 हो जाएगा, डायरेक्टली लिखेंगे। प्लस का कार्बन का कितना होता है परमाणु भार, ठीक है, कितना होता है, 12 होता है यहाँ पर, 6C 12, यानी कि कार्बन का हाँ 12 ही होता है यहाँ पर, 6C 12। ऑक्सीजन का कितना होता है जरा बताना, ऑक्सीजन का कितना होता है यहाँ पर, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का कितना होता है 12। ऑक्सीजन का कितना होता है यहाँ पर, बताइए जरा, ऑक्सीजन का यहाँ पर, ऑक्सीजन का कितना होता है यहाँ पर, जरा बताना हमें यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है यहाँ पर, कितना होता है ऑक्सीजन का 16 यहाँ पर, प्लस का। फिर देखिए हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन 14 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। ऑक्सीजन थोड़ी सी बड़ी बना दीजिए यहाँ पर, अब सही है, NH2CO NH2 यहाँ पर। अब देखिए इसकी कैलकुलेट कीजिए यहाँ पर, देखिए जोड़िए, देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 का 0, हासिल कितने लगे, 2 लगे, 2 1 3 1 4 1 5 5 1 6, तो इसका 60 आ जाएगा। तो इसका अणुभार किस यम से रिप्रेजेंट कर दीजिए यहाँ पर, यम से रिप्रेजेंट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यम इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, इसका मान 60 आ गया यहाँ पर। ठीक है, यूरिया का अणुभार कितना होता है, 60। देखिए एग्जाम में आप निकालना मत 1 घंटा भर, ठीक है, इसमें टाइम मत खराब करना, आपको सिर्फ याद कर लेना है। NH2CO NH2 का अणुभार कितना होता है हमारे पास, 60 होता है। जैसे ग्लूकोज कितना होता है, 180 होता है। इस टाइप से फेमस हैं जो उनको याद कर लेना, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल का 18 होता है। इस टाइप से आपको अणुभार याद कर लेने हैं, ठीक है, जिससे एग्जाम में गलती ना हो। यहाँ पर तुरंत आप पुट कर दें वैल्यू यहाँ पर, अब पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अणुभार निकालना है, क्लास 11th में आप सब सीख चुके हैं। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है, द्रव्यमान संख्या परमाणु भार 14 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करें 2 ही आएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। कार्बन कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है भाई, 2 होता है। इसको जोड़ेंगे भाई 60 आ जाएगा हमारे पास। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा, डेल्टा TV बराबर क्या आ जाएगा, 1000 लीजिए यहाँ पर, 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है, 6 दिया है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई केवी का मान दिया है 0.52 0.52। ठीक है, डिवाइड बाई यम गुणा कैपिटल, यम का मान कितना दिया, 60 दिया है, गुणा कैपिटल डब्लू का मान कितना दिया यहाँ पर, 200 दिया है। कैपिटल डब्लू का मान कितना दिया, 200 दिया है यहाँ पर, 200। इस पॉइंट को हटा दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 1 3 0 उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा, 6 दशमलव 60 हो जाएगा यहाँ पर, 6.60 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2.20 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, डेल्टा टीवी बराबर बचा हमारे पास 26/10.100। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डेल्टा टीवी का मान कितना आ जाएगा, डेल्टा टीवी जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.26 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मान क्वथनांक में उन्नयन कितना आ जाएगा, 0.26, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी टाइप से हम करेंगे यहाँ पर सोल्व। लिख दीजिए यहाँ पर 0.26, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ठीक, क्वथनांक में उन्नयन केल्विन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसको करना है, कोई दिक्कत कुछ नहीं, इसमें बहुत ही सिंपल 2 नंबर का न्यूमेरिकल, इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ दिया है यहाँ पर। ठीक है, विलेय का भार दिया है, विलायक का भार दिया है यहाँ पर। ठीक है, बस डेल्टा टीवी के क्वथनांक में उन्नयन फाइंड करना, केवी का मान दिया, अणुभार निकालना आना चाहिए, बस फार्मूला आपको पहले ही याद करवा दिया था, पहले ही निकलवा दिया था। बस वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है तीसरे का खा में दिया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम बताइए। 2 नंबर के हैं, वेरी सिंपल है यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं, बेंजिल एल्कोहल का बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन। देखिए जब बेंजिल एल्कोहल से जब बेंजोइक अम्ल बनाएंगे तो उसके जस्ट ऊपर तीर के ऊपर तीर है, इसके ऊपर जस्ट हम, ठीक है, किस अभिकर्मक का प्रयोग करेंगे, ये यहाँ पर हमें बताना है। तो बेंजिल एल्कोहल का बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन, वेरी सिंपल है। यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम
KMnO4 ले लेंगे यहाँ पर क्षारीय माध्यम में, ठीक है। KMnO4 ले लेंगे, क्षारीय माध्यम में ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट ले लेंगे यहाँ पर, ये आपको मालूम होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या ले लेंगे? पोटेशियम पर मैग्नेट यहाँ पर, ठीक है। या अम्लीय माध्यम भी ले सकते हैं यहाँ पर, अम्ल में बनाना है तो अम्लीय माध्यम क्षारीय माध्यम में दोनों में चल जाएगा यहाँ पर। तो लिखिए यहाँ पर, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर, देखिए तो लिखिए यहाँ पर, ठीक है। कौन सा है? दूसरा पे लीजिए यहाँ पर, खा वाला क्वेश्चन है। क्या है? खा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है। खा में फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में हम किस अभिक्रमक का प्रयोग करेंगे? जब हम बेंजिल अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल बनाएंगे तो किस अभिक्रमक का उपयोग करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट कर लीजिए यहाँ पर। किसका KMn पीछे चुके हैं रिएक्शन, KMnO4 ये तो पोटेशियम परमैंगनेट का यहाँ पर किसके माध्यम में करेंगे? क्षारीय माध्यम में कर लेंगे यहाँ पर। OH नेगेटिव किसका होता है? क्षारीय माध्यम। ये वाला लिख सकते हैं यहाँ पर दूसरी, या इसको आप लिख लेना, या इसको आप लिख सकते हैं अम्लीय माध्यम में लिख लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इतना आपको बताना है अम्लीय माध्यम में, चाहे अम्लीय माध्यम में, चाहे इसको लिख लेना एग्जाम में, चाहे इसको लिख देना, ठीक है। दो में से आपको एक चल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम इसके अभिक्रमक का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या बेंजोइक अम्ल मिल जाएगा यहाँ पर। रिएक्शन सब आपने करी है, सब आपने पढ़ चुके हैं, सब कोई नया नहीं है ये यहाँ पर, ठीक है। फिर ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू आल का बनना है यहाँ पर। क्या बनाना है? ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू आल का बनना। तो इसमें क्या ले लेंगे यहाँ पर? एक हम यहाँ पर किस अभिक्रमक का जब प्रयोग करेंगे? जब हम ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू आल का बनना। देखिए ये याद किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर, कोई ट्रिक नहीं है, मतलब कि समझाने के लिए सिर्फ ये याद करने हैं आपको, ठीक है। ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल का बनना, तो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे यहाँ पर, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर सेकेंड पार्ट में ले लीजिए यहाँ पर। सेकेंड पार्ट यहाँ पर किस अभिक्रमक का प्रयोग करेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम एल हाइड्राइड, मतलब H4, इसका प्रयोग कर देंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर, ठीक है। चाहे या इसको आप एक और ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। या ले सकते हैं आप यहाँ पर, चाहे NaBH4 चाहे इस अभिक्रमक का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, NaBH4 यहाँ पर, ठीक। इन दो में से आपको ले सकते हैं यहाँ पर, बस हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट में है एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए यहाँ पर। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, एथेनॉल मतलब एसिटाल्डिहाइड यहाँ पर, ठीक है। क्या है हमारे पास? एसिटाल्डिहाइड है यहाँ पर। देखिए हमने आपको पढ़ाया था एल्डोल संघनन, वही यहाँ पर रिएक्शन आ गई यहाँ पर। एल्डोल संघनन है यहाँ पर पढ़ाया था, वही यहाँ पर सेम टू सेम वही रिएक्शन लिख दीजिए, आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सब पुरानी है रिएक्शन, सब पढ़ाई हुई है, कोई नई नहीं आ रही है यहाँ पर। एल्डोल संघनन की रिएक्शन आ गई यहाँ पर। ऐसे मतलब पीछे वाले सेट में एल्डोल संघनन के बारे में लिखिए, वहीं पर रिएक्शन दे दी यहाँ पर, आपको पहचान नहीं आनी चाहिए बस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? गा है यहाँ पर, है तो वह एल्डोल संघनन ही यहाँ पर। तो यहाँ पर गा में दिया है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन है यहाँ पर। तो एल्डोल संघनन में 2 अणु लेते थे एसिटाल्डिहाइड के, यहाँ पर कितने लेते थे? 2 अणु लेते थे। तो 2 अणु ले लेंगे यहाँ पर, कितने ले लेंगे इसके हम अणु? 2 ले लेंगे यहाँ पर। देखिए फार्मूला वैसे एक्चुअल में एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, CH3CHO होता है, यही तो होता है एसिटाल्डिहाइड का। अगर आपने याद किया होगा एल्डोल संघनन तो अच्छी बात है यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर CH3CHO ये होता है, 2 अणु ले लेंगे यहाँ पर इस टाइप से CH3CHO, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाकर लेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर हम, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से बनाएंगे? देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। देखिए C डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर, C डबल बॉन्ड, एक ये चाहे CH3 इधर लगा दीजिए यहाँ पर, CH3 2 3 1 इधर हमारे पास क्या लगा देंगे? H लगा देंगे यहाँ पर, 2 3 4, यानी कि कार्बन की संयुक्ता भी 4 होगी। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से? इस टाइप से बनेगा यहाँ पर, CH3H डबल O यहाँ पर। तो लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे, इसके नीचे लिखिए यहाँ पर। गा का क्या हमारे पास है? गा का फर्स्ट पार्ट देखिए, गा का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड हमारे पास, नाम लिख लेना आप यहाँ पर, CH3C डबल बॉन्ड O, एक क्या हमारे पास है? एसिटाल्डिहाइड है। चलिए लिख लीजिए, लिख लेना आप, ठीक है। इसका नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड है यहाँ पर, ठीक है। फिर एक अणु और ले लीजिए यहाँ पर, एक अणु क्या ले लेंगे? और ले लेंगे एसिटाल्डिहाइड का, यही हम, ठीक है। अब देखिए इसको किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर हम, इसको लिखेंगे हम किस टाइप से लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम, देखिए H यहाँ से एक निकाल लीजिए यहाँ पर, H निकाल लेंगे, HCH2CH लिखेंगे, CHO, इस टाइप से इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। HCH2CH2CHO वहाँ पर रिएक्शन में लिखवाई थी इसी टाइप से, यहाँ पर देख लेना। अब देखिए यहाँ पर, तो इसके यहाँ पर क्या लिया था हमने? क्षार लिया था यहाँ पर क्या लिया था? क्षार, यहाँ पर सांद्र लिया था क्षार, तनु सांद्र, यहाँ पर तनु लिख लीजिए, यहाँ पर तनु चाहे NaOH ले लीजिए, चाहे BaOH का होल 12 ले लीजिए यहाँ पर, तो BaOH का होल 12 ले लेंगे यहाँ पर हम,
ठीक है, क्षार ले लीजिए कोई, चाहे NaOH KOH चाहे KOH ले लीजिए, कोई ले लीजिए यहाँ पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लीजिए, BaOH का होल ट्वाइस ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको पहले जिंकाते लिखिए यहाँ पर, इस कार्बन की संयुक्ता तोड़ दीजिए जहाँ यहाँ पर। देखिए C लिखा, CH3 लिखा, हमने जिंकाते हूँ लिखा, C लिखा, CH3 लिखा, जिंकाते ऊपर EH लिखा हुआ लगा रहने दीजिए यहाँ पर, लगा रहने दीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखिए ये H हटा, H लाई, H है यहाँ पर, इसको O है यहाँ पर, तो O को इधर O और H मिला दीजिए, एक में लिख दिया यहाँ पर। बचा के हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड बचेगा हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचा, CH2CHO लिख देंगे, CH2CHO यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा यहाँ पर, ब्यूटेन हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यही हमें बनाना था यहाँ पर, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन यहाँ पर, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। इस टाइप से आपको रिएक्शन करनी है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से CH3 भाई, बस यहाँ इसमें OH को जोड़ दिया है, और क्या किया यहाँ पर, कुछ किया ही नहीं यहाँ पर, बस हो गया यहाँ पर। ठीक है, वही हमारे पास एल्डोल संघनन है यहाँ पर, KOH, या चाहे आप यहाँ पर NaOH लिख सकते हैं, यहाँ पर NaOH लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ पर, हो गया कम यहाँ पर। अब देखिए सेकंड रिएक्शन हमारे पास, सेकंड यहाँ पर, सेकंड में हमें क्या बनाना है, ब्यूट 2 इन अल बनाना है। ठीक है, ब्यूट 2 इन अल यहाँ पर, तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर, ब्यूट 2 इन अल। देखिए कुछ नहीं है, इसी रिएक्शन को पहले लिख लीजिए यहाँ पर, इसी को आप चलाते रहिए, फिर आगे हम, ठीक है, अम्लीय माध्यम में इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वही हमारे पास क्या बने, ब्यूट 2 इन अल बन जाएगा यहाँ पर। तो इसी को रिएक्शन को पहले लिखिए यहाँ पर, क्या लिख देंगे, इसको चला दीजिए। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O प्लस का H CH2 CHO। ठीक है, CHO क्या लिख देंगे, तनु KOH यहाँ पर, KOH यहाँ पर, तो क्या बना हमारे पास, CH3, या यहाँ पर CH3 लिख दीजिए, CH3 CHOH। ठीक है, क्या था हमारे पास, इसका नाम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। ठीक है, CH2 CHO हो गया यहाँ पर। अब इसी का क्या कर देंगे यहाँ पर हम, CH3 CH2 CHO अम्लीय माध्यम में, इसके जस्ट आगे आप तीर लगाएंगे, हम यहाँ पर लगा रहे हैं यहाँ पर तीर। ठीक है, अम्लीय माध्यम में इसको क्या कर देंगे यहाँ पर, गर्म कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, गर्म कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास। देखिए CH3 लिखा, हमने जिंकाती हूँ, CH3 लिखा, जिंकाती हूँ। ठीक है, अब देखिए H2O यहाँ से निकाल दीजिए, चाहे यहाँ पर H2O क्या हो जाएगा, देखिए OH यहाँ से एक निकल जाएगा, OH एक H यहाँ से निकाल दीजिए यहाँ पर CH2 है, 2 H हैं, तो H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा H2O, एक H यहाँ से ले लिया, OH था, H2O OH H मिलकर क्या बनते हैं, H2 निकल जाते हैं। तो CH3 हमारे पास बचा यहाँ पर, फिर हमारे पास C और ये वाला H ले लीजिए चाहे यहाँ पर। ठीक है, C ये वाला क्या ले लेंगे यहाँ पर, हम H ले लेंगे, CH। ठीक है, फिर इधर हमारे पास क्या बचा था, एक H निकल गया था, हमें संयुक्ता पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड लगाना हो, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, CHO हो जाएगा यहाँ पर। यही हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूट 2 इन अल बन जाएगा यहाँ पर। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन अल। कितना सिंपल रिएक्शन, इसी को आपको लिखना है, अम्लीय माध्यम इसको हिट कर दी, यहाँ से H2O निकल जाएगा, बस ब्यूट 2 इन अल बन जाएगा यहाँ पर। देखिए, अगर आपको एल्डोल संघनन यहाँ पर अगर मालूम होगा तो आप दोनों रिएक्शन 2 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से यहाँ पर। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन आता है यहाँ पर 2023 में आया था, फिर अगेन उन्होंने रिपीट कर दिया, 2025 में भी आ गया यहाँ पर क्वेश्चन, वही बार बार आ रहे हैं। और ना जाने क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, सभी बार आ रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर, सब वही है प्रीवियस ईयर के, कोई नया क्वेश्चन नहीं आया है यहाँ पर। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं यहाँ पर, नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, देखिए दिया क्या दिया, कीटोन फैलिंग विलयन तथा टोलन अपक्रमों को अपचयित नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं, जबकि फ्रुक्टोज जिसमें कीटोन समूह होता है कर देते हैं, क्यों। तो देखिए इसका लिखते हैं कारण हम। ठीक है, लिखिए यहाँ पर 2023 में भी आ चुका है यहाँ पर। देखिए हम जानते हैं फ्रुक्टोज में क्या होता है, कीटोन समूह होते हैं यहाँ पर। ठीक है, फ्रुक्टोज में क्या होता है, कीटोन समूह होता है यहाँ पर। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर फ्रुक्टोज में कीटोन समूह होते हुए भी टोलन अपक्रमण तथा फैलिंग विलयन को अपचयित कर देता है, क्योंकि क्षार की उपस्थिति में फ्रुक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है। इसी क्रिया को एनोलाइजेशन कहते हैं। ये आपको इतना लिखना है, क्या लिखेंगे, फ्रुक्टोज में कीटोन समूह होते हुए भी यह टोलन अपक्रमण तथा फैलिंग विलयन को अपचयित कर देता है, क्योंकि क्षार की उपस्थिति में फ्रुक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है। इस क्रिया को एनोलाइजेशन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना है।
ठीक है, इसको पढ़ लेना, यहाँ पर कुछ है नहीं। ठीक है, फ्रुक्टोज में कीटोन समूह होते हुए या टोलन क्रमों का फेलिमिलियन को अपचयित कर देता है। ठीक है, क्योंकि क्षार की उपस्थिति में फ्रुक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है, इस क्रिया को एनोलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर का है, इतना आपको लिख देना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हो गया यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। ठीक है, फिर इसी में न्यूमेरिकल दे दिया यहाँ पर। देखिए परासरण दाब हमारे पास क्या होता है। ठीक है, क्या होता है परासरण दाब, देखिए क्या होता है, वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। एक से एक सिंपल लैंग्वेज में हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, ध्यान रखना, इनको कॉपी में नोट करते रहना है। ठीक है, क्या होता है परासरण दाब, वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या होता है, वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये परासरण दाब की हमारे पास डेफिनेशन हो गई। न्यूमेरिकल यहाँ पर इसी का न्यूमेरिकल में दिया है। ठीक है, 27 सेंटीग्रेड पर यूरिया के 2% जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलयन स्थिरांक हमें इतना दिया यहाँ पर। ठीक है, विलयन स्थिरांक हमें दे दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दिया है, सबसे पहले लिखे यहाँ पर। ठीक है, दिया है चौथे का हमारे पास का है यहाँ पर, चौथे का यहाँ पर। ठीक है, चौथे का क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहले हमें दिया है कि, ठीक है, दिया है टेम्परेचर दिया है यहाँ पर 27 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हमें कितना दिया है, 27 सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 27 प्लस का 273, ये किस में हो जाएगा हमारे पास, केल्विन में हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पिन लेते हैं यहाँ पर। तो टेम्परेचर टी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर टी बराबर हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2% जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अब देखिए लिखिए यहाँ पर। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर, इसका अर्थ लिख लीजिए यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर अर्थ लिख लीजिए 2% जलीय विलयन का परासरण दाब, यूरिया के 2% जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। लिखिए यहाँ पर 2% यूरिया बिलियन का 2% यूरिया बिलियन का अर्थ लिखिए यहाँ पर, का अर्थ यहाँ पर, अर्थ क्या होता है। ठीक है, अर्थ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिखिए, क्या लिखेंगे 100 मिलीलीटर। ठीक है, 100 मिलीलीटर बिलियन, 100 मिलीलीटर बिलियन में कितना है, 2 ग्राम यूरिया की मात्रा होगी। 100 मिलीलीटर बिलियन में 2 ग्राम यूरिया की मात्रा होगी, यूरिया का भार होगा यहाँ पर, यूरिया की मात्रा होगी। ठीक है, मात्रा होगी यहाँ पर। देखिए हमें आपको आयतन भी मिल गया यहाँ पर, भार भी मिल गया यहाँ पर। इसका मतलब ये था यहाँ पर 2% यूरिया बिलियन का अर्थ क्या था, 100 मिलीलीटर बिलियन में 2 ग्राम यूरिया की मात्रा होगी। इतना आपको नोट पॉइंट ध्यान रखना है जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए आपको इतना। ठीक है, डाटा इसमें देखिए आयतन भी नहीं दिया, लेकिन अपने आप से आपको निकालना होगा। यहाँ पर दिया है कहीं आता आयतन, भार नहीं दिया है, सिर्फ 2% जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो इसका अर्थ होता है हमारे पास 2% यूरिया विलयन का अर्थ होता है 100 मिलीलीटर बिलियन में 2 ग्राम यूरिया की मात्रा होगी। बस इतना ध्यान रखना है। तो हमें आयतन यहाँ पर दिया, देखिए दे दिया है आयतन यहाँ पर, यहीं पर या इधर लिख दिया नीचे, बी बराबर कितना दिया है 100 मिलीलीटर दिया है। अब चाहे इसको 1000 से भाग कर दीजिए यहाँ पर, तो किस में आ जाएगा, यहाँ पर लीटर में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.1 किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, भार यानी स्मॉल डब्लू भार कितना आ गया हमारे पास, भार कितना है यहाँ पर 2 ग्राम आ गया यहाँ पर, 2 ग्राम यहाँ पर 2 ग्राम आ गया यहाँ पर। अणुभार, हम यूरिया का अणुभार कितना होता है अभी निकलवाया था, यूरिया का अणुभार कितना होता है, यूरिया का अणुभार NH2 हमने बताया था फेमस है। देखिए इसमें भी फिर अगेन यूरिया आ गया, देखिए यूरिया, इसलिए यूरिया ग्लूकोज फेमस होते हैं, ध्यान रखना। NH2 का अणुभार कितना होता है अभी बताया था, याद कर लेना, हम बोल रहे थे एक काम बहुत आता है। अणुभार कितना होता है 60 होता है यहाँ पर। ठीक है, हमें फाइंड करना परासरण दाब मतलब पी का मान फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे होगा नहीं जब तक इसका आपको ज्ञान नहीं है, अन्यथा नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण आपने पढ़ी होगी, क्या होती है आदर्श गैस समीकरण, यहाँ पर PV = nRT, लेकिन यहाँ पर R की जगह पर क्या ले लेंगे। ठीक है, बिलियन स्थिरांक यस दिया है यहाँ पर। ठीक है, मान वही है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर बदल दिया, यहाँ पर R की जगह पर इन्होंने यस कर दिया यहाँ पर है भाई यहाँ पर। ठीक है, PV
इजकल टू, ठीक है, एन आर टी, आर की यहाँ पर यस टी हो जाएगा। अब मोल बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, ये तो फार्मूला होता है। पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पी वी इजकल टू भार बटे अणुभार इंटू यस टी हो जाएगा यहाँ पर। अब पी का मान हमें फाइंड करना, बी का मान देखिए कितना दिया है, बी का मान हमारे पास है 0.1, ये बी का मान है 0.1, लिख लीजिए 0.1 हो जाएगा। भार, भार का मान हमें कितना दिया है, 2 दिया है, 2 ग्राम, ठीक है, भार का मान कितना दिया है 2, ठीक है, डिवाइड बाय अणुभार कितना दिया है यहाँ पर 60, अणुभार कितना दिया है 60 दिया है, मल्टीप्लाई यस, ठीक है, बिलियन स्थिरांक कितना दिया है, ये दिया है 0.082 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स यहाँ पर, ठीक है, 0.0082, ठीक है, लीटर, इसका मात्रा से क्या मतलब, मल्टीप्लाई मात्रा मत लिखिए, 0.082 यहाँ पर दिया है, ठीक है, 0.082। अब यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर का मान कितना दिया है यहाँ पर 300 दिया है, यहाँ पर 300 दिया है, कितना दिया है 300 दिया है यहाँ पर, क्या लिख लेंगे यहाँ पर 300 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया 300 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर, देखिए इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो 1 2 3 जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर, 3 जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर, 1000 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक काम और यहाँ पर कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं मालूम है, अगर हम इस पॉइंट को हटा दें तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बात है कि अगर यहाँ पर इसको नीचे बढ़ाएंगे, उधर मल्टीप्लाई करेंगे, बात है कि यहाँ पर, ठीक है, उधर जीरो बढ़ जाता है बराबर के, जब इधर से पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर, तो पॉइंट हट गया, यहाँ पर जीरो बढ़ गया। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट गया 3 जीरो से। अब 3 इक्कन 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 20 हो जाएगा यहाँ पर, 2 इक्कन 2, 2 दशामन कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 दशामन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 2 दशामन 20 हो जाएगा। तो पी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना लिखा हुआ हमारे पास 82, ठीक है, 82 बट्टे क्या हमारे पास बचा 10, इसको भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8.2 आ जाएगा, एटीएम 8.2 एटीएम हमारे पास आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पर, ठीक है, 8.2 यहाँ पर। देखिए आंसर आपको मैच करा देते हैं, 8.2 आ रहा है कि नहीं यहाँ पर, 8.2 देखिए आ रहा है 8.2 यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे अब और लिख देते, 1 लिख देते, 8.21 होता है, 1 भी आ जाता हमारे पास, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, पी का मान आ जाएगा 8.2 एटीएम, ठीक है, एटीएम। अब चौथे का खा, फ्राइडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए, हो चुका है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, हो चुका है, फ्राइडे के विद्युत अपघटन के नियम समझाइए यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हो चुका है यहाँ पर। देखिए फ्राइडे के विद्युत अपघटन के नियम समझाइए, सेट नंबर शायद 2 में था, ये थे फ्राइडे के विद्युत अपघटन के नियम समझाइए, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है यहाँ पर, हटाइए यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है, फ्राइडे के विद्युत अपघटन के नियम समझाइए, यहाँ पर हटाइए। फिर देखिए गा में दिया है अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन 0 कोट की क्रिया है, ठीक है, N2/H2 के उत्पादन की दर क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए हमें गा है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास गा, सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा में हमें दिया है क्या दिया है यहाँ पर, हमें सबसे पहले क्या दिया है, हमें दिया है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे दिया है, यानी कि के का मान हमें दे दिया है, के का मान दे दिया वेग स्थिरांक 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स यहाँ पर। 0 कोट की अभिक्रिया कौन सी है हमारे पास, 0 कोट की अभिक्रिया, नहीं 0 ऑर्डर रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो हम जानते हैं देखिए अमोनिया हमारे पास किस टाइप से टूटती है, देखिए अमोनिया है यहाँ पर, अमोनिया यहाँ पर देखिए पहले होती थी, अब सिलेबस से काट दी गई, अमोनिया बनाने की हैबर विधि होती थी, उसमें ये रिएक्शन पूरी बढ़ाई जाती थी सिमिलर यहाँ पर, ठीक है। किस टाइप से टूटती है हमारे पास, प्लेटिनम की सतह पर किसमें टूटती है, N2 और H2 में टूटती है, नाइट्रोजन में और H2 में टूटती है, आपको मालूम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसमें रेशियो 1 और रेशियो 3 का होता है, यहाँ पर इसी टाइप से पढ़ा जाता है, यहाँ पर 2 होता है, बैलेंस कर दिया यहाँ पर, देखिए हाइड्रोजन 6 और यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 मतलब 2 है, 1 की मल्टीप्लाई करें 2 ही, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, इस टाइप से इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको वेग लिखना आना चाहिए, ठीक है, किस टाइप से अभिक्रिया का वेग लिखते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, ठीक है। इसको तोड़ा है अमोनिया को, यहाँ पर अमोनिया को क्या कर दिया हमने, तोड़ दिया है, इसमें टूटती है N2H2 में टूटती है, बैलेंस कर दिया इसको रिएक्शन को यहाँ पर, ठीक है। और क्या कुछ है किया है नहीं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूंकि इसका अभिक्रिया का वेग लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या किस तरह से लिखते हैं, ठीक है,
अभिक्रिया का देखिए, एक क्या होता है हमारे पास, अभिकारक होता है, एक क्या होता है, उत्पाद होता है। हमेशा ध्यान रखना, अभिकारक की सांद्रता हम क्या लिखते हैं, निगेटिव में लिखते हैं। जब बेग लिखते हैं, इसका लिखेंगे क्या लगेगा, यानी कि NH3 सांद्रता इसकी लिखेंगे तो किस में आएंगे, निगेटिव में आएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो किसका बेग हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अभिक्रिया का बेग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d/dt। ठीक है, लेकिन ये किसमें है, मल्टीप्लाई का, नीचे किसका आएगा, डिवाइड का आ जाएगा यहाँ पर, विद माइनस यहाँ पर। ठीक है, इसका हम जब बेग लिखते हैं यहाँ पर अभिकारक का, तो क्या लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव में लिखते हैं। इसकी सांद्रता हमारे पास क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, NH3 सांद्रता। इसको इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, इस टाइप से इसको बेग लिख दिया यहाँ पर बराबर। अब अभिकारक लिख दिया, अब इसका उत्पाद का लिखेंगे। उत्पाद क्या हो जाएगा, d/dt। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, N2 की सांद्रता हो जाएगा यहाँ पर बराबर, जो मल्टीप्लाई का किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, d/dt हो जाएगा यहाँ पर। क्या हमारे पास है, H2 है, H2 की सांद्रता हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, H2 की सांद्रता हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, बस काम हो गया हमारे पास। अभिक्रिया का बेग इस टाइप से लिखेंगे, अभिक्रिया का बेग लिखना आ गया। किस टाइप से लिखते हैं अभिक्रिया का बेग, देखिए जो भी अभिकारक होगा हमारे पास उसकी सांद्रता क्या लेंगे यहाँ पर, नेगेटिव में लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं। जब देखिए, जब हमारे अभिक्रिया इसको कराएंगे यहाँ पर, उत्पाद में बदलेगा तो क्या हो जाएगी, इसकी सांद्रता घटने लगती है, घट जाएगी, रिएक्शन बढ़ेगी, आगे हम करेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी सांद्रता घटती रहेगी यहाँ पर, इसलिए नेगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अभिकारक घटता रहेगा यहाँ पर, तो एक माइनस का एक बटे दो d/dt अमोनिया लिख देंगे यहाँ पर, भाई सेम टू सेम है यहाँ पर। अब देखिए हमें चूंकि यहाँ पर लिखे, चूंकि हमारे पास अभिक्रिया कौन सी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है यहाँ पर, शून्य कोटि की अभिक्रिया है यहाँ पर, तो हमारे पास n का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा यहाँ, शून्य कोटि की अभिक्रिया है यहाँ पर। ठीक, इसकी अभिक्रिया यहाँ पर चाहे शून्य, चूंकि आप लिख लिए चाहे चूंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, अभिक्रिया है, इसलिए n का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। लिखा हुआ है आपके सामने, शून्य कोटि की अभिक्रिया है यहाँ पर। तो बेग यहाँ पर निकालिए, तो बेग हमारे पास क्या हो जाएगा, बेग। ठीक है, बेग बराबर क्या हो जाएगा, K कांस्टेंट, अभिक्रिया का बेग इस तरह का लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अमोनिया यानी कि NH3 यहाँ पर, NH3। ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा हमारे पास, पावर क्या हो जाएगी, इसके 0 लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो बेग हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, अभिक्रिया का बेग बराबर किसके हो जाएगा, K आ जाएगा हमारे पास। इसका मान कितना हो जाएगा, 0, किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, इसका पूरे का मान कितना हो जाएगा, तो बेग हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए पहले हमें किसका फाइंड किया, किसका बेग करना है, N2 का H2 का उत्पादन की दर, N2 H2 का निकालना है उत्पादन की दर यहाँ पर। तो एक बार इसको ले लीजिए, एक बार इसको ले लीजिए यहाँ पर। बेग हैं, अभिक्रिया के बेग हैं, इसके बेग तो लिखें, इसी के बराबर लगा दीजिए, अभिक्रिया का क्या है, बेग है यहाँ पर। तो एक बार इसको और बेग का मान कितना दिया, इसका मान निकालना है, तो इसको लिखिए यहाँ पर, इसके जस्ट इसकी जगह पर क्या हो जाएगा हमारे पास, d/dt हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा हमारे पास, N2 हो जाएगा, N2 बराबर, इसके सामने हमें बेग स्थिरांक दिया है K। अब K का मान हमें दिया है इसमें क्वेश्चन पेपर में, K का मान दिया 2.5 × 10⁻⁴। तो d/dt N2 बराबर कितना दिया, 2.5 × 10⁻⁴ दिया है यहाँ पर, क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, उत्पादन की दर, ये क्या हो जाएगी, पहला आंसर आपका हो गया यहाँ पर। ठीक है, पहला आंसर आपका हो गया। फिर किसका फाइंड करना है यहाँ पर, H2 की। अब H2 का देखिए निकालेंगे, इसको लिख लीजिए, इसको इसी के बराबर यहाँ पर इसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी के बराबर क्या लिख देंगे, इसको बेग के बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, d/dt हो जाएगा हमारे पास, H2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा बराबर बेग कितना, बेग का मान, बेग स्थिरांक का मान कितना दिया, वही दिया 2.5 × 10⁻⁴ कितना दिया, 2.5 × 10⁻⁴। अब 3 के उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, d/dt। ठीक है, H2 हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 25, 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2.5 × 10⁻⁴ हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, d/dt H2। ठीक है, H2 25 या 75 यानी कि 7.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर 3 नंबर का था
हो गया यहाँ पर। कोई कठिन था ये क्वेश्चन यहाँ पर? बताइए, कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल था यहाँ पर। बस आपको बेग लिखना आना चाहिए यहाँ पर। ठीक, एक आपको बात यहाँ पर याद रखनी है, अभिकारक की स्थानता क्या होती है? नेगेटिव में लिखते हैं यहाँ पर, इतना आपको ध्यान है। जब बेग लिखते हैं तो इसकी स्थानता क्या आ जाती है? नेगेटिव में यहाँ पर। बस कितने सिंपल क्वेश्चन है 3 नंबर का यहाँ पर, इसमें कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हो गया 3 नंबर का हमारे पास। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? निम्नलिखित आयन के जलीय विलयन का रंग लिखिए। 3 नंबर का है, प्रत्येक 1 नंबर का है। बहुत ही सिंपल है, सब पीछे करवा चुके हैं इस टाइप से क्वेश्चन, उसी के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर रंग लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा रंग रंगहीन होगा, ठीक है, कि रंगीन होगा, ये बताने हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास घा है, घा का फर्स्ट देखिए यहाँ पर। ठीक है, घा देखिए, घा का देखिए, घा का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर। घा का फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास है? जिंक दिया है, Zn2+ दिया है। इसका हमें रंग बताना कौन से हिसाब का, रंगहीन होगा कि रंगीन होगा। ठीक है, Zn2+ दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको जिंक का परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए। कितना होता है हमारे पास जिंक का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जिंक कितना होता है जरा बताना? Z बराबर कितना होता है? 30 होता है, सबको मालूम है। अब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। जब तक आपको क्लास 11th का, देखिए ये पूरा क्लास 11th का क्वेश्चन आ गया, पूरा क्लास 11th का। ये सब सिखाए जाते हैं क्लास 11th में ही। ठीक है, उसी में सिखाए जाते हैं जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, परमाणु संरचना वाला, उसी में पढ़ा दिए जाते हैं यहाँ पर। वही यहाँ पर आ गए यहाँ पर। ठीक है, Zn बराबर क्या दिया? 30 दिया यहाँ पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए आप वाउ के नियम से। तो देखिए यहाँ पर, तो किस टाइप से करते हैं? 1s2 2s2 2s2 1s2 2s2 2p 6 3s2 3s2 3p 6 हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3d आ जाएगा यहाँ पर, 3d। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4s आ जाएगा। इस टाइप से लिखते हैं यहाँ पर। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 और 2 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 30 आ जाएगा यहाँ पर। अब 2+ है, Zn2+ यहाँ पर है, तो Zn2+ है यहाँ पर। और 2+ के लिए हमने मतलब क्या बताया था? मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन घटा देना बाह्यतम कक्षा से। तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 3d10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4s 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए d है, 3d है, d उपकोष है यहाँ पर। अब d मतलब d है यहाँ पर। d उपकोष में कक्षा कितने होते हैं यहाँ पर? d उपकोष में कक्षा कितने, ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 बनाइए यहाँ पर, 5 डिब्बे बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये क्या हमारे पास है? 4d10। ठीक है, क्या हमारे पास है? डी उपकोष के लिए हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 कक्षे होते हैं। d s p d f क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भरिए हुंड के नियम से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस टाइप से भरते हैं? पहले घड़ी की दिशा में, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में। मतलब कि पहले सीधा इलेक्ट्रॉन, फिर उल्टा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर बताइए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। जब मतलब कि 0 को कोई नहीं है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी ना हो, 0 आ जाए, तो हमारे पास कलर क्या होगा? हमारे पास रंगहीन होगा। इसका रंग क्या होगा? रंगीन होगा। इसमें रंग ही बताना है यहाँ पर। क्या होगा? ये लिखा हुआ है, जलीय विलयन का रंग लिखिए। तो अतः रंगहीन है यहाँ पर। तो लिख देंगे अतः, जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी ना हो तो क्या अतः रंगहीन है, रंगहीन है, अतः रंगहीन। इसका रंग क्या है? रंगहीन है। ठीक है, रंगहीन है, इतना आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी टाइप से हम देखेंगे। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपवाद आ गया। अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बार बार बता चुके हैं। ध्यान, कॉपर और क्या क्रोमियम का, यानी 24 29 का। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है? कॉपर 2+ है यहाँ पर। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? कॉपर का 29 होता है। Z = 29 होता है। करिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये अपवाद होता है। ठीक है, वही 1s2 2s2 यहाँ पर हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या हो जाएगा? 4s2 हो जाएगा यहाँ पर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
4s2 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, वैसे यहाँ पर देखिए वही लिखेंगे यहाँ पर सेम टू सेम 4s2 चाहे पहले लिख दीजिए चाहे बाद में लिख दीजिए यहाँ पर। अगर आपको कन्फ्यूजन हो जिस टाइप से यहाँ पर लिखते हैं उसी टाइप से लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, उसी टाइप से चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, फिर एक यहाँ से कम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नहीं, पहले इसको लिख लीजिए। क्या लिखते हैं, पहले 3D लिखते हैं यहाँ पर, फिर बाद में लिखते हैं यहाँ पर। आपका मतलब कि एक सीरीज आपको बनी रहे जिससे याद हो जाए कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना 3D। फिर यहाँ पर क्या होता है 4s होता है। फिर वैसे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका किस टाइप से करेंगे, वैसे यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये क्या होता है अपवाद होता है, अपवाद होता तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, अपवाद होता है यहाँ पर, क्या होता है अपवाद होता है यहाँ पर। अब देखिए कॉपर 2+ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या लिख देंगे, यहाँ लिख लीजिए चाहे आप 1s2 2s2 हो जाएगा यहाँ पर, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3p6 हो जाएगा यहाँ पर। अब 3d यहाँ पर क्या बचेगा 3d 9 और 4s 0, मतलब 2 घट रहा है, एक यहाँ से घट जाएगा भाई तम कच्चा से। अब यहाँ पर एक ही है, अब एक यहाँ से घट जाएगा, 3d 9 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3d 9 4s 0 हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो देखिए इसके लिए हमारे पास डी कोर्स के लिए हमारे पास कच्चे कितने होते हैं 5 होते हैं भाई, सेम टू सेम यहाँ पर 5 होते हैं। कितने होते हैं 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो भरिए इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं बताइए, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस टाइप से बना रहे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है 1 है। जब हमारे पास कुछ ना कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, अतः रंगीन है यहाँ पर। इसका रंग क्या है, अतः रंगीन है, तो लिख देंगे अतः रंगीन है यहाँ पर, अतः रंगीन है, ठीक है। अगर 0 आया तो क्या होता है रंगहीन है, अतः रंगीन है यहाँ पर। रंग क्या है इसका है रंगीन है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, रंगीन है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है Fe2+ है यहाँ पर, है क्या है Fe2+ है यहाँ, इसको भी करते हैं यहाँ पर थर्ड। देखिए थर्ड पार्ट में यहाँ पर थर्ड पार्ट में क्या हमारे पास आयरन दिया है Fe2+। आयरन का परमाणु क्रमांक जरा बताना कितना होता है, Fe जिंक का कितना परमाणु क्रमांक होता है 26 होता है यहाँ पर, सबको मालूम है, ठीक है। परमाणु क्रमांक आपको मालूम होने चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा यहाँ पर, 2s2 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा यहाँ पर, 3s2 3p6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s हो जाएगा, ठीक है, 4s हो जाएगा। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 6 26 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब Fe2+ 2 घटा दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाइए, अब सही है। देखिए क्या हो जाएगा 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पर 2 घटाएंगे तो क्या 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3d6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s 0। तो बना दीजिए इसके लिए ऑर्बिटल, ठीक है, इसके लिए बना दीजिए यहाँ पर। चाहे इसकी यहाँ पर लिख लीजिए अपनी पहचान के लिए, क्या 3d के लिए बना रहे हैं यहाँ पर, 3d के लिए किसके बना रहे हैं 3d 9 के लिए बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 भरिए इलेक्ट्रॉन। कितने हमारे पास किसके लिए बना रहे हैं 3d, ठीक है, 6 यहाँ पर है, 3d 6 है यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएगा यहाँ पर अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास है 4 हैं। जब कुछ ना कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है कलर हमारे पास रंगीन है, अतः रंगीन, इसका रंग क्या है अतः रंग इसका क्या हमारे पास अतः रंगीन है, ठीक है, रंगीन है यहाँ पर। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को हमें करना है यहाँ पर, ठीक है, बस हो गया। इस टाइप से करना कितना सिंपल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लास 11 का क्वेश्चन पूरा है यहाँ पर, ठीक है, कोई नया नहीं है यहाँ पर, है पुराना ही पढ़ा हुआ आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए।
ठीक है। पाँचवें का है यहाँ पर, देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है यहाँ पर। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, देखिए जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबोया जाता है, कोई धातु की छड़ उसको विलयन में क्या कर दिया जाता है, डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ तथा विलयन के पृष्ठ के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के बीच क्या हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के पृष्ठ के बीच एक क्या हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। ठीक है। नोट कर लीजिए, इसके प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं यहाँ पर हम, कारक यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे विलयन की सांद्रता पर पहला, दूसरा लिखेंगे धातु की प्रकृति पर, तीसरा लिखेंगे विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, चौथा लिखेंगे ताप तथा दाब पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, पहला क्या, विलयन की सांद्रता पर, दूसरा धातु की प्रकृति पर, थर्ड विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, चौथा ताप तथा दाब पर यहाँ पर। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गा, इसका गा में दिया यहाँ पर, सॉरी खा वाला हो ही चुका है क्वेश्चन। ठीक है, आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर को उदाहरण से समझाइए, हो चुका क्वेश्चन। देखना सेट नंबर 1 में ही कराया था। ठीक है, तो चेक कर लेना, पीछे हो चुका है क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए गा, सब जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं वो समझ लीजिए हो चुके हैं, पूरे 100% हो चुके हैं क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, आपने कवर भी कर लिए होंगे। फिर देखिए निम्नलिखित के आयुपेशी नाम लिखिए यहाँ पर। ठीक है, आयुपेशी नाम 4 दिए हैं, 4 नंबर के हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, कुछ होता ही नहीं इनमें। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट, देखिए इसका कौन सा हमारे पास है, गा का फर्स्ट यहाँ पर, गा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बढ़ा लें यहाँ पर, गा का फर्स्ट यहाँ पर, गा का फर्स्ट दिया हमारे पास है, क्या दिया यहाँ पर लिख लीजिए, K3 AL F6 दिया है यहाँ पर। ठीक है, इतना हमें यहाँ पर दिया है यहाँ पर। अब इसका आयुपेशी नाम लिखेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर ये क्या होती है हमारे पास, सिंपल धातु होती है, ये क्या होता है हमारे पास, लिगेंड होता है, ये क्या होती है, केंद्रीय धातु परमाणु होती है, पीछे बता चुके हैं यहाँ पर। ये क्या होती है हमारे पास, केंद्रीय धातु परमाणु होती है यहाँ पर। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर इस क्या, सिंपल धातु, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल धातु क्या होती है, ओनली पोटेशियम। यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ, 3 मत लिखना, 3 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, सिर्फ ओनली सिंपल धातु, इसलिए तो बोलते हैं सिंपल धातु होती है। सिंपल नाम इसका क्या होता है, एक्चुअल में पोटेशियम होता है, तो क्या लिख देंगे, पोटेशियम लिख देंगे, पोटेशियम। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, पोटेशियम। फिर किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। लिगेंड यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं, तो ये हेक्सा। और एफ को क्या लिखते हैं, एफ को यहाँ पर फ्लूओरो लिखते हैं, चाहे फ्लूओरो लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं, फ्लूओरो। तो यहाँ पर पोटेशियम हेक्सा फ्लूओरो लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखते हैं, फ्लूओरो, यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर। फिर हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, एल्यूमिनियम। इसमें देखिए सिंपल धातु लिखे तो इसमें क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा यहाँ पर, इल्यूमिनेट। अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए यहाँ पर, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, यहीं पर यहाँ पर निकाल दीजिए। देखिए पोटेशियम कितनी होती है, वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ पर प्लस का 1 होती है, 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसकी हमें निकालनी है, 1 से मान लेंगे। अब फ्लोरीन की कितनी होती है, हेलोजन ग्रुप होते हैं, इनकी कितनी होती है, माइनस का 1 होती है, तो प्लस का 6 गुना कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इसके 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस का 1 माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर 0। 1 माइनस का 6 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, कितनी आ जाएगी, 3 यहाँ पर। तो लिख दीजिए यहाँ पर 3 यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ रोमन गिनती में लिखते हैं, 1 2 3, इस टाइप से यहाँ पर लिख देंगे, बस हो गया। सिंपल धातु, लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु, बस हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड। इसी का सेकंड में देखिए दिया है, सेकंड में दिया है FeH2O का होल 6 Cl2 यहाँ पर, FeH2O का होल 6, फिर हमारे पास Cl2 है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, Cl2 है। यहाँ पर सिंपल धातु नहीं दी है, सिंपल धातु नहीं दी है तो नहीं लिखेंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक्वा बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं यहाँ पर, क्लोरो सी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, सी से। तो अल्फ़ाबेट में हमारे पास, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन सा आता है, एक्वा आता है कि क्लोरो आता है, सी आता है, ए आता है, पहले क्या आता है, ए। तो इसको क्या लिखते हैं यहाँ पर 6, तो क्या लिखते हैं, हेक्सा एक्वा हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा। ठीक है, हेक्सा
एक्वा हो जाएगा यहाँ पर, हो गया हेक्सा एक्वा यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर Cl है, इसको क्या है डाई क्या लिख देंगे डाई क्लोराइडो यहाँ पर डाई क्लोराइडो यहाँ पर क्लोराइडो क्या लिख देंगे डाई क्लोराइडो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए हेक्सा एक्वा डाई क्लोराइडो, ठीक है यहाँ पर सही है, यहाँ पर हेक्सा एक्वा डाई क्लोराइडो। फिर देखिए यहाँ पर क्या आयरन है, यहाँ पर आयरन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आयरन, यहाँ पर सिंपल धातु नहीं तो सिर्फ आयरन आयरन हो जाएगा यहाँ पर, आयरन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हेक्सा एक्वा डाई क्लोराइडो आयरन यहाँ पर। अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर यहीं पर निकाल दें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं, इसकी X मान लेंगे यहाँ पर X, और यहाँ पर H2O क्या होती है, H2 उदासीन होता है, H2 अमोनिया NH3CO, ठीक है। ये क्या होता है उदासीन होता है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या हमारे पास है हेलोजन ग्रुप, इस पर क्या होता है -का 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। X बराबर कितनी आ जाएगी हमारे पास बैलेंसी इसकी 2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी यहाँ पर, तो कितनी आ जाएगी 2, यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर 2, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हमारे पास आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं किया। देखिए हमारे पास दिया है यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर FeH2O का होल 6 Cl2 दिया। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ए आता है, इसको C बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्वा पहले लिखेंगे हेक्सा एक्वा डाई क्लोराइडो आयरन, इसको ऑक्सीडेशन नाम लिख देंगे यहाँ पर हेक्सा एक्वा डाई क्लोराइडो, ठीक है आयरन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है आयरन हो जाएगा। एक्वा ए लगा दीजिए, एक्वा हो जाएगा, सही है, ठीक है। हेक्सा एक्वा चाहे ना लगाइए यहाँ पर, एक्वा इसी टाइप से लिखा जाता है हेक्सा एक्वा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इस सेकंड हो गया, अब थर्ड देखिए यहाँ पर, थर्ड में देखिए थर्ड में क्या दिया यहाँ पर हमें CONH3 का होल 5 ClSO4 दिया है, क्या दिया CO यानी कि कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl, ठीक है। फिर क्या दिया SO4 दिया, यहाँ पर सिंपल धातु है, सिंपल धातु है नहीं, यहाँ पर नहीं है सिंपल धातु यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिखे हैं यहाँ पर देखिए लिगेंड कितने हैं यहाँ पर, इसको C से लिखते हैं क्लोरायो अमीन ए आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर अमीन आएगा, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास पेंटा अमीन आएगा यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर पेंटा अमीन, 5 है यहाँ पर, तो लिख देंगे पेंटा अमीन, ठीक है पेंटा अमीन लिख दिया यहाँ पर पेंटा अमीन। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास क्लोराइडो, डाई नहीं ओनली क्लोराइडो यहाँ पर, क्योंकि Cl है ना, तो क्या आ जाएगा क्लोराइडो हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर Cl है, सिर्फ क्या दिया Cl है, तो सिर्फ ओनली क्लोराइडो हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लोराइडो, चाहे क्लोरो लिख दीजिए चाहे क्लोराइडो लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्लोरो भी चल जाता है यहाँ पर, क्लोराइडो, ठीक है क्लोराइडो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है क्लोराइडो। पेंटा एमीन क्लोराइडो हो गया यहाँ पर। फिर किसका नाम लिखेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर है, क्या हमारे पास है कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट हो गया यहाँ पर। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, यहीं पर निकाल देते हैं। देखिए इसकी निकालनी है तो इसको X मान लेंगे, ठीक है। प्लस का अमोनिया क्या होती है हमारे पास 0 होती है, उदासीन होता है, इस पर क्या होता है -1 होता है। SO4 पर कितना होता है -2 होता है, -2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो X बराबर कितना हो जाएगा 2 1 3 माइनस बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं सल्फेट लिखते हैं, सल्फेट, इस टाइप से हमें करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पेंटा एमीन क्लोराइडो, चाहे आप क्लोरो लिख देना यहाँ पर, ठीक है चल जाता है, क्लोरो या क्लोराइडो बात एक ही होती है, कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। हर किताबों में और वो लिखा होता है, ठीक है सल्फेट। फिर देखिए चौथा यहाँ पर, चौथे में देखिए यहाँ पर दिया है, चौथा देखिए चौथे में दिया है K3FeCN का होल 6 यहाँ पर, क्या है K3FeFe, ठीक है FeCN का होल 6 है यहाँ पर, सिंपल धातु है, तो क्या लिख देंगे इसका नाम पोटेशियम। पहले क्या हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा यहाँ पर, इसका नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम हो गया। फिर क्या हेक्सा हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा, इसको क्या बोलते हैं साइनो बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा साइनो, ठीक है साइनो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है साइनो हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल धातु लिखे तो इसमें क्या आ जाएगा 8 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा फेरेट हो जाएगा यहाँ पर, फेरेट,
ठीक है, फेरेट हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए। इसकी क्या होती है, पोटेशियम की प्लस का 1 होती है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन 3 है यहाँ पर, डायरेक्ट लिख दें 3 यहाँ पर, ये डायरेक्ट लिख दिया 3, एक यहाँ 3 हो जाएगा। इसकी एक्स मान लेंगे यहाँ पर, और सी एन की कितनी होती है, माइनस का 1 होती है, इस पर कितनी वैल्यू थी, माइनस का, इसकी मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। एक्स माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, बैलेंस ही 3 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 3, 1 2 3, इस टाइप से लिख देंगे यहाँ पर, बस हो गया। यहाँ पर इस टाइप से आपको आईपीसी नाम लिखना है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ग्लूकोज से एन हेक्सेन पेंटा एसिटिल ग्लूकोज ग्लूकोनिक साइनोहाइड्रिन तथा ग्लूकोनिक अम्ल बनाने की प्रक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन दिए हैं इसी में, वेरी सिंपल है, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, ना जाने कितनी बार बोर्ड में आ चुकी हैं। ठीक है, तो देखिए घा, यहाँ पर घा, देखिए घा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर CH12O6 होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर में लिखेंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, किस में लिखेंगे, स्ट्रक्चर में, यानी कि CHOH का होल 4। ठीक है, CHOH का होल 4 होता है। फिर क्या होता है हमारे पास, CH2OH होता है। एक क्या होता है हमारे पास, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है 2 लगा हुआ है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, ग्लूकोज का फार्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें बनाना है एन हेक्सेन बनाना है पहला, यहाँ पर क्या बनाना है, एन हेक्सेन। तो इसको देखिए यहाँ पर HI और क्या ले लेंगे, रेड फास्फोरस ले लेंगे यहाँ पर, रेड फास्फोरस यहाँ पर, यानी कि लाल फास्फोरस। तो हमारे पास एन हेक्सेन बन जाएगा, एन हेक्सेन बन जाएगा, यानी कि CH3 CH2 का होल 4 और क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। ये क्या है हमारे पास है, एन हेक्सेन है। ठीक है, एन हेक्सेन यही बनाना था यहाँ पर। ठीक है, बन गया यहाँ पर एन हेक्सेन, यहाँ पर इस टाइप से हो गई, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट में हमें क्या बनाना है यहाँ पर, फिर नेक्स्ट में बनाना है पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनाना है। क्या बनाना है, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। देखिए बनाते हैं यहाँ पर, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, यहाँ पर फर्स्ट हो गई यहाँ पर। अब सेकंड देखिए यहाँ पर, सेकंड तो ग्लूकोज इसी फॉर्मूला लिखिए, CHO, चाहे इसको इसी में लिखिए, CHOH का होल 4 CH2OH यहाँ पर। ठीक है, क्या बनाना है, पेंटा लाना है यहाँ पर, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। तो पेंटा लाना है यहाँ पर, तो देखिए इसकी आप एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा दीजिए यहाँ पर। क्या करा दीजिए, एसिटिल क्लोराइड, यानी कि CH3COCl, यही तो एसिटिल क्लोराइड। यहाँ पर 5 लगा देते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार एग्जाम में यहाँ पर। तो बन जाएगा यहाँ पर, देखिए ऊपर वाला जिंक का तो लिखिए एल्डिहाइड ग्रुप, CHO जिंक का तो लिखा यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, CHO हो जाए यहाँ पर, CHO ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, होल 4 हो जाएगा। देखिए इसमें हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए CH लिखा, O लिखा, यहाँ से यहाँ तक जिंक का तो लिखा यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ तक COCH3। ठीक है, COCH3 हो गया यहाँ पर, COCH3 हो गया। फिर बचा क्या हमारे पास, H बचा यहाँ पर, एक H, यहाँ पर कितने 4 H है यहाँ पर। अब क्या है, एक Cl है यहाँ पर, है Cl, एक Cl यहाँ पर हो गया यहाँ पर। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 4 H यहाँ से है, यहाँ पर 4 H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर 4 H, बट यहाँ पर 5 HCl हैं, यहाँ पर कितने 5 HCl हैं। तो एक H हम और कहीं से ले लेंगे यहाँ पर, एक H क्या करेंगे यहाँ पर, और कहीं से ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। एक H यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ से उठा लेंगे, एक H 4 1 5 हो जाएगा, 5 Cl हो जाएगा, इसलिए 5 HCl निकाल देंगे यहाँ पर। तो 5 HCl क्या हो जाएगा हमारे पास, निकल जाएगा यहाँ पर। तो नीचे इधर क्या बचा हमारे पास, CH2 यहाँ पर है, O है यहाँ पर। फिर हमारे पास COCH3 लिख दीजिए, COCH3 लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, COCH3, देखिए हमारे पास 5 COCH3 थे, देखिए 4 यूज हो गए, बचा था हमारे पास, एक बचा था CH3 CO हमारे पास। अब 5 HCl निकाल ही दिए, तो 4 यहाँ पर लिख गए, एक यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। इसी का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्लूकोज पेंटा एसिटिल हो जाएगा। इसी का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लिख दीजिए ग्लूकोज पेंटा एसिटिल या पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, बात एक ही होती है यहाँ पर। ठीक है, चाहे इसको इसी का नाम क्या होता है, ग्लूकोज पेंटा एसिटिल या एसिटेट बोल सकते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट भी नाम होता है, अलग लिख लेना एक नाम और, क्या होता है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट या ग्लूकोज पेंटा एसिटिल भी होता है यहाँ पर। ठीक है, या ग्लूकोज या बोल सकते हैं पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। ठीक है, कुछ भी लिख लेना, नाम बात एक ही होती है। चलो लिख लीजिए यहाँ पर, इसका नाम क्या होता है, पेंटा, दिख रहा है, पेंटा एसिटिल, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज।
ठीक है, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से इसको हम करेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बन गई रिएक्शन यहाँ पर। फिर देखिए थर्ड रिएक्शन, थर्ड में देखिए यहाँ पर, थर्ड में हमें दिया है यहाँ पर, थर्ड में क्या बनाना है यहाँ पर हमें, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करा दीजिए इस चेन से यहाँ पर। तो हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHO, ठीक है, CHOCHOH का होल फोर CH2OH हो जाएगा यहाँ पर। आप HCN से यहाँ पर क्रिया करा दीजिए, HCN से क्रिया करा दीजिए। ठीक है, HCN से क्रिया कराएंगे यहाँ पर। देखिए इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो इसको डबल बॉन्ड में लिख देंगे यहाँ पर, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऊपर हाइड्रोजन लगा देंगे। इसका स्ट्रक्चर CHO का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है यहाँ पर, इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O अब H होता है, इसको इस टाइप से लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए इसका बॉन्ड तोड़ दीजिए यहाँ पर, देखिए C लिखिए यहाँ पर। ठीक है, CHOH नीचे वाला जिंक आती लिख दीजिए यहाँ पर, नीचे वाला जिंक आती लिख दीजिए यहाँ पर, CH2OH लिख दिया जिंक आती। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3 4 हो गया यहाँ पर। तो हमारे पास क्या था यहाँ पर, देखिए EHOH इधर लिख दिए, EHOH इधर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, EHOH लिख दिया इधर हमने, EHOH। अब एक H यहाँ पर है, चाहे ये वाला समझ लीजिए, इसमें चिपका दिया, ऊपर वाला जिंक आता हूँ लिखा, कोई समझ लीजिए यहाँ पर EH। बचा क्या हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, CN बचा यहाँ पर, CN बचा और CN यहाँ पर जोड़ दीजिए। लेकिन पहले हम C लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कार्बन बॉन्ड बनाएगा, ना कि नाइट्रोजन यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, इसका नाम क्या, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट, ग्लूकोज या ग्लूकोज बोल दीजिए, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट, ठीक है, हो गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। ये रिएक्शन हमारे पास हो गई। फिर क्या बनाना है, ग्लूकोनिक अम्ल बनाना है, ग्लूकोनिक अम्ल। वेरी सिंपल है यहाँ पर, टोलन अपकरण से क्रिया करा दी, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। किससे, या आप लिख लेना यहाँ पर, एक किससे कराएंगे हमारे पास, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एक किससे, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। चौथी रिएक्शन हमारे पास किससे कराएंगे, टोलन अपकरण से क्रिया। ठीक है, टोलन अपकरण से क्रिया करा देंगे तो हमारे पास क्या है, ग्लूकोनिक या फैलिक विलयन से क्रिया करा दीजिए, तब भी बन जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHOH का होल फोर, ठीक है, CH2OH क्या होता है हमारे पास, ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पर ठीक है, टोलन अपकर्मक ले लीजिए, यानी कि Ag2O ले लीजिए, क्या टोलन अपकर्मक है यहाँ पर। ठीक है, Ag2O ले लिया यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। A को इसमें इधर लगा दीजिए, इसके अंदर घुसेड़ दीजिए यहाँ पर, सब COO हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, O फिर जिंक आती हूँ यहाँ पर, CHOH का होल फोर, ठीक है, CH2OH हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर प्लस रजत दर्पण क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, 2Ag निकल जाएगा यहाँ पर, 2Ag निकल जाएगा रजत दर्पण। इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल हो जाएगा। सही से लिखिए, ग्लूकोनिक एसिड अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल हमारे पास बन गया यहाँ पर। ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल बनाना था यहाँ पर, ग्लूकोनिक अम्ल बन गया। इस टाइप से इन रिएक्शनों को करेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। रजत दर्पण से क्रिया कराए, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराए ग्लूकोज की यहाँ पर, फिर इसकी ठीक है HI रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो यहाँ पर N हेक्सेन बन जाएगा। इस टाइप से रिएक्शन आई थी, 4 नंबर की, कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल था यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है छठे का में दिया क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहले दिया सिल्वर प्रोपियोनेट की, ठीक है, ब्रोमीन CCl4 से अभिक्रिया होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पर। छठे का है यहाँ पर, ठीक है, छठे का फर्स्ट देखिए, तो क्या है यहाँ पर, सिल्वर प्रोपियोनेट। तो सिल्वर प्रोपियोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, सिल्वर प्रोपियोनेट, तो C2H5 COOAg, क्या होता है, सिल्वर प्रोपियोनेट होता है। ठीक है, हमें किसकी होती है, ब्रोमीन और CCl4 से क्रिया होती है। ब्रोमीन ने Br2 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, Br2 यहाँ पर, और C कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 यहाँ पर। तो हमारे पास देखिए हमने क्या बताया था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर Br है, यहाँ पर BrAg निकल जाएंगे यहाँ पर, AgBr क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचेगा, C2H5 एक Br इससे लगा देंगे, एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा, C2H5 सिंपल है, C2H5 Br
बन जाएगा, और CO बचा और CO2 निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और AG और Br निकल जाएगा, प्लस का AgBr निकल जाएगा, AgBr निकल जाएगा। बस हो गई रिएक्शन। इतनी सिंपल रिएक्शन आई थी 1 नंबर की। ठीक है, फिर देखिए ब्रोमोबेंजीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से अभिक्रिया होती है। इसकी होती है ब्रोमोबेंजीन से। यहाँ पर सेकेंड पार्ट देखिए, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रोमोबेंजीन की C6H5Br, यही तो होता है ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर किससे होती है, मैग्नीशियम से होती है। सबको मालूम है गिरगनाट अपकर्मक बनता है। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या हमारे पास है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क, सब ये रिएक्शन पढ़ी हुई है सबकी, सब बच्चों की, शुष्क ईथर। ठीक है, बार बार रिएक्शन आई है, शुष्क ईथर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, गिरगनाट अपकर्मक बन जाएगा। ठीक है, C6H5, इसको जोड़ दीजिए बस, MgBr। ठीक है, C6HMgBr यहाँ पर, C6H5MgBr यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम क्या है, लिख लेना, गिरगनाट अपकर्मक है यहाँ पर। ठीक है, गिरगनाट अपकर्मक Mg से क्रिया कराई। थर्ड देखिए यहाँ पर, थर्ड का मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया केसियन, यानी कि केसियन एल्कोहली से होती है। ठीक है, एल्कोहली यहाँ थर्ड रिएक्शन यहाँ पर देखिए थर्ड में। ठीक है, क्या है, मेथिल ब्रोमाइड। तो मेथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, इसको ऊपर बढ़ा दें थोड़ा, CH3Br। ये क्या है, मेथिल ब्रोमाइड है। किससे क्रिया होती है हमारे पास, ठीक है, एल्कोहलिक केसियन से। यहाँ पर एल्कोहलिक केसियन से, केसियन से, एल्कोहली है यहाँ पर। ठीक है, एल्कोहली से। तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए हमने बताया था ये KBr क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यहाँ से K, यहाँ से Br क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हमारे पास KBr निकल जाएगा यहाँ पर, नीचे लिख दीजिए इसके, KBr क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पर CH3CN, इनकी मेथिल साइनाइड बन जाएगा यहाँ पर। इसका नाम क्या है, मेथिल साइनाइड। चौथी देखिए यहाँ पर, चौथी क्या, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं। वेरी सिंपल, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया नहीं पढ़ाई है, वही है यहाँ पर, ईथर बनाने की विधि। ठीक है, चौथी रिएक्शन यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन आ गई यहाँ पर। ठीक है, क्या हमारे पास है, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5Br, ऊपर लिखा हुआ है वो C2H5Br यहाँ पर, प्लस का, फिर क्या हमारे पास है, सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड क्या होता है हमारे पास, सोडियम एथॉक्साइड। तो सोडियम एथॉक्साइड है यहाँ पर, CH3 ने सोडियम एथ है ना, मेथॉक्साइड ने एथ है यहाँ पर, एथ। तो दो कार्बन में एथ कार्बन है, C2H5, ये होता है C2H5, एथ है, दो कार्बन ONA, ये होता है सोडियम एथॉक्साइड यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए Na और Br क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर, निकल जाएगा NaBr यहाँ पर, निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, NaBr क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर, गर्म करते हैं यहाँ पर। ठीक है, NaBr क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बचा क्या हमारे पास, C2H5OH, यानी डाई एथिल ईथर बचा हमारे पास, C2H5O, C2H5, ये डाई एथिल ईथर बनाने की विधि भी होती है यहाँ पर। और नेमिंग रिएक्शन भी होती है। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन भी होती है यहाँ पर। बस रिएक्शन यहाँ पर, ये सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर पोटेशियम एथॉक्साइड आ जाता है, K आ जाता है यहाँ पर, K आ जाता है, तो K यहाँ पर क्या निकल जाएगा, KBr निकल जाएगा यहाँ पर, क्या निकल जाएगा, KBr निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट का है, एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट के साथ अभिक्रिया करता है। वेरी सिंपल है, पांचवी रिएक्शन देखिए, एथिल ब्रोमाइड। यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड की C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड किससे अभिक्रिया करता है हमारे पास, यानी कि सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOAG, क्या होता है, सिल्वर एसीटेट। यहाँ पर अम्ल लगा देंगे, H लगा देंगे, एसिटिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पर, Ag लगा दिया, सिल्वर एसीटेट हो जाएगा यहाँ पर C2H5 लगा देंगे तो एथिल एसीटेट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला बन जाते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्या निकल जाएगा, Ag वही Br निकल जाएगा यहाँ पर। बचा क्या CH3COO C2H5, एथिल एसीटेट बन जाएगा हमारे पास, CH3COO, अब इसको लिख दीजिए C2H5, ये क्या है, एथिल एसीटेट है, AgBr निकल जाएगा, प्लस का AgBr। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड निकल जाएगा, इसका नाम क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr का नाम क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड निकल जाएगा। कितनी सिंपल, 5 नंबर की आई थी, बहुत ही सिंपल थी यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट इसका खा में दिया है, निम्नलिखित पर सचिव टिप्पणी लिखिए यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित पर सचिव टिप्पणी देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया था का में, यहाँ पर इसका ऑप्शन जरूर अथवा लिखा होगा जहाँ तक। ठीक है, अथवा में आता ना ये लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पर इसमें पता नहीं छपा नहीं है यहाँ पर। निम्नलिखित पर सचिव टिप्पणी लिखा, देखिए विलियमसन संश्लेषण हो चुकी है रिएक्शन यहाँ पर, ये ऊपर ही लिखवा दी हमने, ऊपर ही रिएक्शन ये आई थी यहाँ पर, विलियमसन संश्लेषण, ये वाली विलियमसन संश्लेषण अब किया है यहाँ पर। ठीक है, पहले हो चुकी है, इसकी हमने थ्योरी भी लिखवा दी थी यहाँ पर, विलियमसन संश्लेषण। देखिए अभी दिखा रहे हैं आपको, ये है लिखा हुआ है, देखिए विलियमसन संश्लेषण हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, ईथर बनाने की विधि कौन सा सेट में था हमारे पास, सेट नंबर 2 था, 3 था यहाँ पर, सेट नंबर 2 में हो चुकी है रिएक्शन। ठीक है, ये वाली रिएक्शन हो चुकी है, लिखवा दी है यहाँ पर, हो चुकी है रिएक्शन।
कोलबे अभिक्रिया यहाँ पर, कोलबे अभिक्रिया देखते चेक करते हैं हो चुकी है कि नहीं। कोलबे अभिक्रिया यहाँ पर, कोलबे अभिक्रिया शायद हो चुकी है, ये भी कोलबे अभिक्रिया यहाँ पर, ठीक है। कोलबे अभिक्रिया हो चुकी है शायद, मुझे लग रहा है कोलबे अभिक्रिया यहाँ पर, ठीक है। कोलबे अभिक्रिया भी हो चुकी है, देखिए लिखिए कोलबे अभिक्रिया सेट नंबर 2 में ही है, सब लिखवा चुके हैं। ये सेट नंबर 2 था यहाँ पर, ठीक है, इसी में था सेट नंबर 2, तो कोलबे अभिक्रिया भी हो चुकी है, ठीक है। कोलबे अभिक्रिया भी हो चुकी है। अब गाटरमैन अभिक्रिया नहीं हुई है, इसको लिख लीजिए आप पहले यहाँ पर। गाटरमैन कोक अभिक्रिया भी कहते हैं या गाटरमैन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। क्या आता है देखिए, CO व HCl के, ठीक है, मिश्रण को AlCl3 की उपस्थिति में 90 ATM दाब पर बेंजीन पर प्रवाहित करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया गाटरमैन कोक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? गाटरमैन कोक अभिक्रिया। इसका नाम क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के, ठीक है, मिश्रण को एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में 90 ATM दाब पर बेंजीन पर, ठीक है, किस पर? बेंजीन पर प्रवाहित करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया गाटरमैन कोक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। हमारे पास बेंजीन है और क्या हमारे पास है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, HCl है, AlCl3 यहाँ पर, इसकी उपस्थिति में, और 90 ATM हमारे पास दाब है, तो हमारे पास क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, HCl बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड और HCl बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से रिएक्शन हमारे पास क्या है? गाटरमैन कोक अभिक्रिया है यहाँ पर, हो गई यहाँ पर, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, लिख लेना यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इसी में यहाँ पर हटाइए, नेक्स्ट इसी में दिया यहाँ पर, देखिए हमें दिया यहाँ पर क्या? निम्नलिखित अथवा निम्नलिखित पर सटीक टिप्पणी, देखिए बुट अभिक्रिया हो चुकी है, बुट अभिक्रिया हो चुकी है, सेट नंबर 1 में यहाँ पर ये लिखवाई थी, बुट अभिक्रिया हो चुकी है, पीछे वाले सेट में सेट नंबर 1 में करवाई थी यहाँ पर। तो बुट अभिक्रिया हमारे पास, ये बुट अभिक्रिया भी हो चुकी है। बुट फिटिंग अभिक्रिया, देखिए बुट फिटिंग अभिक्रिया, बुट फिटिंग अभिक्रिया भी हो चुकी है, बुट फिटिंग अभिक्रिया भी हो चुकी है। फिटिंग अभिक्रिया देखिए इसी, ये फिटिंग अभिक्रिया यहाँ पर हो गई थी, फिटिंग अभिक्रिया यहाँ पर हो गई थी। बुट का फिटिंग अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। फिटिंग अभिक्रिया यहाँ पर हो गई थी, थर्ड वाली पर इसमें हो गई थी, लेकिन बुट फिटिंग अभिक्रिया इसमें हो गई थी यहाँ पर। बुट फिटिंग अभिक्रिया सेट नंबर 1 में थी यहाँ पर, ये बुट फिटिंग अभिक्रिया किसमें होती है? सेट नंबर 1 में यहाँ पर, ये सेट नंबर 1 में, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको लिखवा चुके हैं, हो चुके हैं सभी क्वेश्चन, ठीक है, सभी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, खास है यहाँ पर, आज के लिए इतना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने खत्म कर दिया, अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लास्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। कौन सा बच्चा हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, खा वाला बच्चा हमारे पास, 7वां का का बच्चा हमारे पास, खा बच्चा यहाँ पर, ठीक है, का बच्चा यहाँ पर, खा वाला बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। खत्म हो जाएगा, फिर छठा 5वां सेट स्टार्ट करेंगे, 5वां हो जाएगा, छठा 7वां, 2-3 सेट और बचे, हमारा पूरा आंसर खत्म हो जाएगा। इसको आप तैयार करते रहना, फिर आप 2024, 23, 22, ठीक है, इनको आप सोल्व कर लेना। आपका केमिस्ट्री का पेपर अच्छा होगा यहाँ पर, ठीक है।